जी दिव्या मैडम बोलिए, कैसे शुरू करूं मैं? चलिए, नमस्ते। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। काफी लेट हो चुका है, 8 बज चुके हैं हम लोगों का। कल हम लोगों ने आधा देख लिया था, मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमने समझ लिया था कि बिगड़ता है तो क्या, अगर सुधरता है तो क्या, यानी नॉर्मल प्रोसेस होता है तो क्या। आपको कैसे पता आपकी मेडिसिन में कहां पर क्या चीज प्रोवाइड हो रही है, कैसे आप जानेंगे? दोस्तों याद रखना, हम कहते हैं कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, यानी ब्लड और लिम्फ का दूषित होना ही डिसीज को कॉज करता है। पहले ये तो बताओ ब्लड और लिम्फ काम कैसे करता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में पच के इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन तक आ गया, हमने ये समझ लिया चलो नॉर्मल है पूरी प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल होकर जब एसिड टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकला और इसने वहां पर जो एसिड चाइम स्टमक से आया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज कर दिया तो न्यूट्रलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाटिक जूस का, आपके बाइल जूस का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीजों का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। जब फूड एब्जॉर्ब होता है दोस्तों, तो स्पेशली विलाई और माइक्रोविलाई के इंटीरियर में जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है उसके माध्यम से होता है दोस्तों। और जब वहां पर फूड इंटेस्टाइन के पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो इंडाइजेटेड फूड पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, वो इंटेस्टाइन के सभी पार्ट में पाई जाने वाली कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स होती है, कुछ पेयर्स ग्लैंड्स होती है जिसको हम पेयर पैचेस कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती है, जितने भी सिक्रेटरी फ्लूइड्स होती हैं उसके एक्शन को दोस्तों आप वहां समझेंगे, इनके सब्जेक्ट में सब आते हैं। और इसीलिए इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है इनसॉल्युबल रेसिड्यू को, जो बाकी का जो बचा हुआ भाग होता है उसको वहां से बाहर निकाल के लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल के रूप में निकाल देना। लेकिन मेन मकसद होता है जो लैक्टेल्स होती है, जो वहां पर पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब करती है, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है। यहां तक पूरा काम खाना खाने से लगाकर लैक्टियल्स थे जो लिम्फ का प्रोडक्शन हुआ, ये पूरा काम यहां तक अगर कोई डिस्टर्बेंसेस होता है स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन से आपको देना है। याद रख लेना, यहां तक पूरा काम जो होता है आपके स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का होता है। यानी जो S1, S2, S3 जो हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर बेसिक साइंस यही कहता है, जब लैक्टियल्स जिसके द्वारा जितने भी चेंज फूड हुआ है, जो चाइल्ड का एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम के माध्यम से एब्जॉर्ब तो हो गया, आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये जो पूरा सिम्टम्स होता है, जो सिस्टम वहां पर काम कर रहा है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होता है, यानी ब्लड एंड लिम्फ। याद रख लेना दोस्तों, बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन अपनी बनावट के अकॉर्डिंग करीब करीब सभी में आप देखते हो माइन्यूट ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, माइन्यूट लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाएगी। ठीक है, अगर आप माइन्यूट ब्लड वेसल्स देखोगे, माइन्यूट लिम्फ वेसल्स देखोगे आपकी पूरी बॉडी के लेवल पर, अगर आप देखते हो ये पूरा स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन से जुड़ा होता है। ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता है जहां पर लिम्फेटिक सर्कुलेशन के लिम्फेटिक चेन्स नहीं पाई जाती। सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा पूरा लिम्फेटिक चैनल्स पूरी बॉडी के लेवल पर पाया जाता है। और इसलिए आपको याद रखना है, ये जो पूरी बॉडी के लेवल पर पाया जाएगा, आप देखो कहीं पर सुपरफिशियल दिख रहा है, कहीं पर डीप सेट दिख रहा है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है जो सुपरफिशियल वर्क करता है, वहां पर उस रूप से आएगा। लिम्फेटिक्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं पूरे वेन, पूरे आर्टरीज के समान होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको टिपिकली उसी के समान देखने को मिलता है। शरीर में कुछ ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स। आप देखते हो, आप डायग्नोसिस करते हो ना, नेक में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो गया, छोटी छोटी ग्लैंड से इनलार्जमेंट हुई, किसमें होता है इनलार्जमेंट? आर्टरी वेन में होता है? बिल्कुल नहीं, इसी लिम्फेटिक चैनल में होता है दोस्तों। यानी नेक रीजन में आप देखते हो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पूरा एक्सिलर एपिकल लिम्फ नोड्स पूरे ब्रेस्ट के लेवल पर, एक्सिला के लेवल पर देखो, आपको वहां पर ट्यूमर जैसा गठान जैसा नजर आएगा। ग्रोइन रीजन में आप चले जाओ, थाई रीजन में आपको वहां गठान जैसा नजर आता है। एब्डोमेन में चले जाओ, चेस्ट में चले जाओ, जहां जहां लिम्फेटिक एनलार्जमेंट होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, वहां देखो आपको टिपिकल देखने को मिलता है। लिम्फेटिक्स न केवल न्यू मटेरियल्स को कलेक्ट करना, इवन ब्लड के फॉर्मेशन के लिए भी वहां पर अपना स्पेस देता है दोस्तों। यही नहीं, टिश्यू में पाए जाने वाले जितने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालना वेन के माध्यम से भी यही काम आपकी बॉडी में दिखता है। कल मैंने आपको बताया था कैसे ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेकर टिश्यू फ्लूइड में डालता है, टिश्यू फ्लूइड से लेकर
उसको सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यही लिम्फोटिक लेकर जाता है। वहां से सेल से लेकर बाहर लाना और वेस्टेज मेटल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना और उसको बाहर निकालने का, यही काम आपको वहां पर नजर आता है दोस्तों। जब इन छोटी छोटी टिप्स को आप स्टडी करते हो तो याद रखो, चूंकि चाइम जो होता है, एसिड चाइम जो होता है, उसका कलर मिल्की होता है, ठीक है। तो जो वेसल्स इसको एब्जॉर्ब करती है उसका कलर भी मिल्की हो जाता है, और इसीलिए लैक्टेल्स या व्हाइट वेसल्स के नाम से जाना जाता है लिम्फेटिक चैनल्स को दोस्तों। और यही कारण है, आपको टिपिकल याद रखना है, जो व्हाइट लिप मेसेंटिक ग्लैंड के माध्यम से पास होता है। याद रख लेना, आप जब कभी भी देखते हो दोस्तों ये व्हाइट लिम्फ मेसेंटिक ग्लैंड के माध्यम से पास होता है, आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट पढ़ते हो ना, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हो ना, कई बार आप कहते हो मेसेंटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, मिलता है ना आपको, मेसेंटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया फलानी जगह पर। आप समझते हो किस चीज से लिंक करता है? ये व्हाइट लिम्फ मेसेंटिक ग्लैंड के माध्यम से पास होता है, वहां किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है इंटेस्टाइन में, डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। ये हाईली ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों, और इसके बाद ही इसको आगे की तरफ लेकर जाया जाता है। जब तक उस स्पॉट पर नहीं पहुंचता है जहां पर उसको पहुंचना चाहिए, जब तक ये कंटिन्यू वहां पर ब्लड में प्रोसेस करता है और ब्लड में जाकर उसको डाल दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, यहां पर जितना भी चाइम के निर्माण में जो पैर प्रेजेंस होते हैं वो होता है दोस्तों, स्पेशली जब आप टेबल प्रैक्टिस में जिसका उपयोग करते हो, क्या क्या होता है दोस्तों? वाटर होता है, एल्बुमिन होता है, शुगर होता है, फेट होता है, मिनरल साल्ट होता है, पेनकेटिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, बाइल जूस होता है। इन इंटेस्टाइन में फेट मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, आपको पता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी पता होगा कि उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी पता है कि उसके बाद फेट मेटाबॉलिज्म होता है। ये सारी प्रोसेसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। इसीलिए जहां पर न्यूट्रिशन एग्जैक्टली वहां पर जो कलेक्ट होता है दोस्तों, उसे आप याद रखिए एक्वस सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहां पर एल्बुमिन होगा, फैटी बॉडीज होगी, शुगर होगा, आपके मिनरल साल्ट हो गए, और जितने भी कॉमन साल्ट होते हैं, कैल्शियम, फ्लोराइड, पोटेशियम, क्लोराइड, सिलिका, ठीक है, मर्क्यूरी, ठीक है, ये सारे के सारे जो 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब यहां पर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब कभी भी जो चीप कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो चीप इंग्रेडिएंट्स होता है दोस्तों, वो यहां पर याद रखिएगा। इनके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा भी, सल्फर, फास्फोरस, ये सब पाया जाएगा, और उन्हीं के माध्यम से कॉम्बिनेशन होकर फूड पार्टिकल्स आते जाएगा, चाहे ब्लड सर्कुलेशन से जाए, चाहे लिम्फेटिक चैनल से जाए, ठीक है। जहां पर न्यूट्रिशन ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, वहां लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, पर्टिकुलर लिम्फ के माध्यम से न्यूट्रिशन को पहुंचा दिया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो मैं कल आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, वो ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन बताया था। इंप्योरिटी ऐसे आ रही है तो आपको पता रहेगा कि इंप्योरिटी ऐसे आ रही है, तो हम इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। जब फूड इंप्योर होता है, ठीक है, फूड इंप्योर होता है, तो दोस्तों वो वीनस ब्लड में बदल जाता है, और ये हार्ट के राइट एंट्रिकल में वहां पर डाल दिया जाता है। और जब ये वहां से कांटेक्ट होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में डाल दिया जाता है दोस्तों, और इसके बाद राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है, तो ये वीनस ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में भेज दिया जाता है। यानी राइट से आपका नीचे की तरफ का जो वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से दोस्तों आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से आने के बाद में फिर से प्यूरिफाई, जब हम सांस लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, उस इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन यहां पर मिलेगा, और जो ब्लड इंप्योर था उसको प्योर किया जाएगा, और प्योर करने के बाद ये जो ऑक्सीजन वाला जो प्योर ब्लड होता है, इसमें ऑक्सी, हीमोग्लोबिन और न्यूट्रिशन तीनों मिलेगा, और ये वहां से दोस्तों आपके लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के माध्यम से छोटी छोटी, सबसे पहले एओर्टा, ठीक है, वहां पर एओर्टा, एओर्टा से हार्ट को पहली ब्रांच, ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रेन को ब्रांच, एंड देन वहां ठीक है, इनके माध्यम से जितनी भी जगह जहां ब्लड
न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा सकता, वहां लिम्फ पहुंचाएगा और पूरा सेल्यूलर मैकेनिज्म काम करेगा। और काम करने के बाद जितनी भी वहां पर एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। और वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट, वहां पर दोस्तों लीक करके इंप्योर ब्लड के माध्यम से वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से वही प्रोसेस रिवर्स होता है। ये हमें खास तौर से याद रखना है। मैटी जी क्या कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस हुई, लेकिन मैटी जी क्या कहते हैं दोस्तों? मैटी जी ये कहते हैं कि टिश्यू का जो प्लाज्मा होता है, जो फिनोमिना का जो पोटेंशियल एलिमेंट्स होता है दोस्तों, ये सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़कर किसी भी व्यक्ति की ऑर्गेनिक लाइफ को मैनिफेस्टेशन करना का वहां पर प्रदान करते हैं। यानी आप जिंदा हैं, इसके लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करते रहता है। यानी ऐसे फालतू में नहीं पाए जाते बॉडी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं। इसीलिए जो ब्लड में कंटेन मटेरियल है, याद रखिएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के माध्यम से बॉडी को हेल्दी स्टेट में बनाते हैं। कल मैं बहुत अच्छे से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, अभी समझ जाइए। जब आपने न्यूट्रिशन लिया, वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आया, आपके बॉडी में जो एंजाइम्स मौजूद है वो एंजाइम्स ने उसको ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन से एटीपी बना, एटीपी से आपको एनर्जी मिली और यही एटीपी आगे आपकी बॉडी को हेल्दी स्टेट में करने के लिए, ग्रोथ और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, कैसे आता है और इसमें कैसे इंप्योरिटी होगी मैं कल बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर यही प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से आप शरीर को हेल्दी स्टेट में लाते हैं, इन्फ्लामेशन से रीजनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं दोस्तों। यही कारण है, यहां पर सिंटोनिन का निर्माण करते हैं जिससे कि मसल्स बनती है दोस्तों। याद रखना, जब आप यहां पर कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से बने हुए जितने भी कंटेंट होते हैं उनका यूज करते हो, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट इसी बेस पर होता है। इसलिए याद रखिए, ब्लड वेसल्स के ये एक प्रकार के साइड बनती है और यहाँ पर जितने भी सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उससे ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है और जितने भी मैटर्स होते हैं उनके मास को, जो कि वहां पर बॉइलिंग होने पर, आप देखो कभी भी किसी को गर्म करोगे तो मोटे हो जाएंगे ना, गाढ़े हो जाएंगे, जेली लाइक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो फैट होता है ये क्या काम करता है? फैट बॉडी को लचीलापन बनाता है, इलास्टिसिटी प्रदान करता है, किसी भी प्रकार का जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, उससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसीलिए देखिए फैट भी नेसेसरी होता है। कई बार आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल, आप कहते हो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत गड़बड़ है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एक एज के बाद ही बढ़ता है, आफ्टर 45। ऐसे नहीं बढ़ेगा, अगर ऐसे तब बढ़ेगा जब आपका एबनॉर्मल डाइट है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यही कोलेस्ट्रॉल आपका प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बनाता है, एंड्रोजन्स बनाता है, ये सब यही बना रहा है। ठीक है, विटामिन डी और ये जो मिलकर जो है आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे ईमानदारी के साथ फंक्शन करते रहते हैं, जिसके कारण आप लोग आज इतने अच्छी जिंदगी जीते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी में अधिक मिनरल एलिमेंट्स हो जाए, तो याद रखिएगा जितने भी मिनरल्स एलिमेंट होते हैं दोस्तों, जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके बॉडी के सॉलिड पार्ट की फ्रेम को बनाने के लिए वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं ना, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी कम हो गई यार, इसको कैल्शियम कम हो गया। ठीक है, कैल्शियम कम हो गया तो क्या हुआ, देखो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, बोन फ्रेजाइल हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, टिश्यू में पाए जाने वाले फॉर्म के सिवा कुछ भी नहीं होता। जो पार्ट आपके टिश्यू में उस पर्टिकुलर चीज का मौजूद है वो ओरिजिनल वे में काम करता है। अगर वो पार्ट वहां से रिप्लेस हो गया, निकल गया बॉडी से, तो क्या होगा? अगर वो पार्ट में जो वो तन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां पर मौजूद है, जिस एंजाइम की उपस्थिति में वो काम कर रहे हैं, या तो ये पार्ट ही मौजूद ना हो या वो एंजाइम ही मौजूद ना हो, दोनों चीज अगर अनुपस्थित होती है तभी डिसीज होती है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को। इसीलिए सबसे पहले सिस्टम के सभी पार्ट को, जितने भी न्यूट्रिटिव फ्लूइड को पहुंचाने वाले चैनल्स की आप बात करते हो दोस्तों, आप उसको देखते हो तो कंपैरेटिवली हमेशा लार्ज सिस्टम होता है। यानी किसी भी ऑर्गन को अगर सप्लाई होती है ना तो बड़े पैमाने पर होती है। उस बड़े पैमाने के अलावा भी कोलेटरल सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को मालूम है, गॉड को मालूम है कि एक साइड अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कम से कम कुछ समय का मौका देना चाहिए आदमी को, ताकि पास में से कोलेटरल सर्कुलेशन होकर उसका रीजनरेशन हो सके, उसको फिर से न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। ये पूरी प्रोसेस वहां पर मिलती है दोस्तों। लेकिन कई बार होता है लार्ज चैनल में जब छोटी छोटी ब्रांचेस बनती है दोस्तों, वो पूरा छोटी छोटी स्मॉलर कैपिलरीज में डिवाइड होता है। इसीलिए आगे जाकर ये ट्री की ब्रांचेस जब बनता है और ये डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनता है दोस्तों, जो पर्टिकुलर कहीं पर भी किसी एरिया में जाएगा तो वहां छोटे से छोटे एरिया में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपको याद रखना है, अगर ब्रेन में कैपिलरी का डायमीटर देखोगे दोस्तों, सबसे कम होता है।
ठीक है। कुछ ऑर्गन होते हैं जिनमें बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स होती है, बहुत स्मॉल होती है, जिसमें केवल एक बार जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है। अब देखो, आपके ब्रेन में जितना ब्लड चाहिए ना, ब्रेन अपने डिमांड के हिसाब से ब्लड लेगा, किसी की नहीं सुनेगा, ना आपकी ना मेरी। वो अपने ब्लड ब्रेन बैरियर के माध्यम से जितना प्रेशर इफेक्ट चाहिए उसको, जितना ब्लड चाहिए उतना लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ठीक है। कई बार आपके मेडिसिन काम कर नहीं कर रही होती है, मुझे तो पता है, हमारे ग्रुप को पता है, एक मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो दुनिया भर की रेमेडी जो ब्रेन की तरफ नहीं जा रही है, उस रेमेडी को लेकर चली जाएगी। सारे के सारे गुच्छे की मेडिसिन दे दो, एक मेडिसिन ऐड कर लो, आप पूरे ब्रेन की तरफ ले जाओगे। हमारे ग्रुप के सारे सीनियर लोगों को पता है, केवल वर्बन एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जिसकी 2 या 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप आपने किसी भी प्रोटोकॉल में ऐड कर दी तो दुनिया के कोई भी मेडिसिन को ब्रेन तक ले जाएगी दोस्तों। इसीलिए हम मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, अल्जीमर डिसीज, ठीक है, और यही नहीं, पार्किंसोनिज्म को भी चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे ग्रुप के काफी मेंबर हैं, मैं एक मेंबर का नाम ये लेना चाहूंगा, बेंगलोर से डॉक्टर मल्लिका मचानी मैम, अकेली मैडम है, बड़ी बहन मानता हूं मैं उनको। इतने केसेस को रिकवरी केबल लेवल पर ले आए हैं दोस्तों, डिमेंशिया। मैं जो चीज कहता हूं कि भैया मैं रिजल्ट लेकर बताऊंगी, और यही चीज मुझे देखने को मिलता है, और 100% वहां पर बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट दोस्तों हमें वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। हमारे ग्रुप के काफी सीनियर मेंबर्स हैं जो इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को ऐसे हलते खिलते, मतलब हंसते खेलते बता देते हैं, अरे सर बहुत मामूली चीज हो गई अब तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी का कॉम्प्लेक्स सीख लिया। उन्होंने ये सीख लिया कि ये ऑर्गन ऐसे काम कर रहा है, तो मेटी जी ने तो गोल्डन चीज हमें हाथ में दी है, लेकिन हमको काम करते नहीं आ रहा ना भाई। हमने जिस कॉलेज से पढ़ाई करी हमको सिखाया नहीं, किसी गुरुओं के संपर्क में रहे, हमारा फायदा उठाते रहे, लेकिन हमें कभी सिखाया नहीं। ठीक है। हम ऐसा ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, हमारे ग्रुप में ये चीज है नहीं। हम सिखाते हैं, एक दूसरों को बताते हैं। अब देखो फीडबैक आते हैं तो ये कोई आप लोगों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए, कि देखो हमने ये रिजल्ट लिया, आप ऐसे मेडिसिन नेक्स्ट टाइम आपके पास, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पहले कभी पेशेंट आया भी हो, शायद आपसे ठीक ना हुआ। ठीक है। बेनिफिट क्या हमारा फीडबैक का? बेनिफिट ये, हमें एक आइडिया लग जाता है, यार देखो उन्होंने ये मेडिसिन हमने नोट करके रखा है ना, हमने नोट करके रखा, ये मेडिसिन है, ये किसी की भूत चुड़ैल उतारना है आपको, ठीक है, आप C1 वर्बन वाई को जनरल टॉनिक नेगेटिव में करके दे दीजिएगा, आप देखिएगा कितना शानदार रिजल्ट आपको दोस्तों वहां पर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए याद रखिएगा, जब कभी भी मैटी जी के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो मैटी जी ने क्लियर कहा है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो जनरल लॉ के अनुसार चलता है, तो जो फ्लूइड डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर चलता है वो फ्लूइड से सेपरेट होता है, और जिस ऑर्गन को, ठीक है, जितने फ्लूइड की आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचकर वो ब्लड सर्कुलेशन से, लिम्फेटिक सर्कुलेशन से अलग हो जाता है, और उस पार्ट को छोड़कर बाकी का लेकर आगे बढ़ जाता है। ये मैटी जी का सीधा कहना है। अगर ये कहना है तो वो तो सही कह रहे हैं कि मैं आपको जो मेडिसिन दे रहा हूं ये ऑर्गन की मेडिसिन दे रहा हूं। ठीक है। इसलिए याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट होता है और ब्लड के द्वारा ठीक कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है। ब्लड के माध्यम से उस पेनिट्रेटिंग जितने भी वहां पर वर्क करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा दिया जाता है। कब पहुंचाया जाएगा? जब आप न्यूट्रिशन लोगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस करोगे, और मेटाबॉलिज्म के रूप में जब लीवर उसको एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस से बदलकर आपकी बॉडी के लिए जितनी जरूरी तत्व है उनकी जरूरी तत्व को आपकी बॉडी के अनुरूप ट्रांसफर करके आपको ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया, जाओ आप पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करा दो, और ब्लड उसको लेकर जाता है, जिस ऑर्गन को जितनी जरूरत होती है उतना डिमांड ले लेता है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, ये स्पेशली जिस मटेरियल की जितनी आपके बॉडी को आवश्यकता होती है, करेक्ट एलिमेंट उसके प्रभाव को वहां पर रिप्लेस कर देता है। और यही कारण है दोस्तों हम लोग टेबल प्रैक्टिस में इस महत्व को बहुत इजीली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूज करते आ रहे हैं। इसलिए याद रखना, ब्लड या लिम्फ के माध्यम से ये डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो एलिमेंट वहां पर टिश्यू में उसके लंबे समय तक असर नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है। जब तक लाइफ डिरेंज नहीं होती तब तक आपको पता नहीं लगता। भाई कोई भी चीज की कमी हुई, मान लो कैल्शियम की कमी हुई, आपको पता लग गया क्या? आज कमी हुई आपको कल पता लग गया? नहीं लगता ना, लंबे समय लगता है। लेकिन जब आता है आपकी लाइफ में कुछ डिरेंजमेंट होता है तब कहते हैं यार इसको तो कैल्शियम की कमी है, देखो बाथरूम में फिसल गई, इसके बोन फ्रैक्चर हो गई, एक्सरे कराया जब पता चला। ठीक है। किसी को देखकर आप हीमोग्लोबिन बोल देते हो ना, अरे यार ये पेलनेस नजर आ रही, पीलापन लग रहा है दोस्तों, ये डेफिनेटली यार इसको एनीमिया है। आपने जांच करी, पता लगा 7 ग्राम निकला।
ठीक है, एक पेशेंट आया, आंखें देखी पीली आ रही है, यूरिन पीला आ रहा, कपड़े पीले हो रहे, आपने कहा जॉन्डिस हो गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा? क्योंकि लीवर में इंपेयरमेंट हुआ। ठीक है, इसीलिए डिसीज कॉज तब करेगी जब आपको उस एलिमेंट और उस एंजाइम से रिलेटेड डिफॉर्मिटी नजर आएगी, जो वहां पर काम करता है, उस काम की कमी हो गई। ठीक है, उसी कमी के कारण वहां पर आप उस कमी के कारण वहां पर उस एलिमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, और उस एलिमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपका काम क्या? आप क्या करना चाहते हो वहां पे? इलेक्ट्रोमोपैथ सीधा कहता है मेरी मेडिसिन ऑर्गन की रेमेडी है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन की रेमेडी है तो ऑर्गन तो बना सेल से है, तो मेडिसिन काम तो सबसे पहले सेल पे करेगी। सेल पे करेगी जब भी तो टिश्यू पे करेगी, और जब भी टिश्यू पे करेगी जब भी तो ऑर्गन पे करेगी, और जब ऑर्गन पे करती है तो सिस्टम पे भी करती है। हम तो सीधे कह रहे हैं सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन भी हमारे पास है। ठीक है, इसलिए याद रखना, कोई भी मेडिसिन जब ऑर्गन्स पे काम करती है तो सबसे पहले सेल पे जाएगी, देन टिश्यू पे जाएगी, देन ऑर्गन पे जाएगी, और उसके बाद में सिस्टम और बॉडी पे काम करेगी। इसलिए हमारा क्लियर कैरेक्टर है, हम मिनरल्स थेरेपी पे काम करते हैं, और जब मिनरल्स थेरेपी पे काम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें को उसी के अकॉर्डिंग टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे होते हैं दोस्तों। इसलिए याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसकी एक्शन को नेचुरल मोड के रिस्टोरेशन के लिए वहां पर जो भी प्रभावित एलिमेंट्स हैं जिनको बाहर निकालने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस एलिमेंट को आपको वहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यानी उस प्रभावित एलिमेंट के समान ही कोई भी दूसरा एलिमेंट्स आपको वहां पर भेजना पड़ेगा, और उसकी नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। और यही थ्योरी को देखकर मेटी जी ने निर्णय लिया था, और निर्णय ये लिया कि प्लांट्स भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा ह्यूमन बींग्स काम करता है। जिस तरह से सॉलिड प्रोटीन से बॉडी का निर्माण होता है, लिक्विड प्रोटीन से आपका टेम्परामेंट का निर्माण होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी फंक्शन होता है। प्लांट्स में भी मेल फीमेल होता है, जेंट्स में भी मेल फीमेल होता है। जेनेटिक्स थ्योरी में जब कल से चालू करूंगा तब आपको बहुत सारी चीजें आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी। इसलिए याद रखना, उस प्रभावित एलिमेंट के समान जिसकी नॉर्मल कंडीशन में आपको करना है, जो कमी है उसकी पूर्ति कर दो आप। केवल उस एलिमेंट के समान ही दूसरे एलिमेंट के द्वारा उसकी जगह की पूर्ति हो सकती है और उसका वर्क पूरा हो सकता है। इसलिए मेटी जी ने कहा मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन देकर जा रहा हूं जो केवल ऑर्गन के लेवल पर काम करती है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि मैंने जो प्लांट सिलेक्ट किए हैं वो प्लांट जो कुछ डायरेक्टली उस ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ा रहे हैं, कुछ प्लांट वहां पर उस नर्वाइन होकर, यानी मैंने कम मात्रा में मिलाया, वो प्लांट इतने तेज हैं कि अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो इस प्लांट के काम को भी बिगाड़ देंगे। यानी एक प्लांट न्यूट्रिशन दे रहा है, दूसरा प्लांट नेगेटिव जाके काम कर रहा है। ये नहीं कह रहा हाँ ठीक है मैं नर्वाइनली काम करूंगा, और जब तीसरा दे रहे हैं ना वो बीच में दे रहे हैं जो दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसीलिए केवल उस एलिमेंट के समान ही दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा उसकी जगह पूर्ति कर सकते हो, आवश्यक वर्ग ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। इसीलिए जब अब थ्योरीज की बात होती, अब हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है ना दोस्तों, होम्योपैथ के सारे डॉक्टर एक हो गए, और एक होकर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। उन्होंने डेसिमल स्केल भी मान लिया, उन्होंने सेंटीसेमल 199 रेशियो भी मान लिया, और अभी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी आने के बाद में, यानी 147 का रेशियो नैनो टेक्नोलॉजी के आने के बाद उसका तोड़ निकाल लिया, और 50 मिलीसिमल पोटेंसी एलएम पोटेंसी निकाल दिया। दोस्तों जिस दिन होम्योपैथ डॉक्टरों ने इस एलएम पोटेंसी का यूज करना चालू कर दिया ना, आप मान के चलिए पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जितना भी साइंस है इसी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है दोस्तों, और इसीलिए हम इसको होम्योपैथ डॉक्टर होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भाई नहीं समझ रहे हैं। 90% डॉक्टर आज भी एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को महारथी हासिल समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर हैं, हम एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस दिन एक केस बिगड़ता है ना, उनके यहाँ तो क्लिनिक पे ताला लगता है, हमारे जैसे लोग जो ईमानदार है उनके यहाँ भी ताला लग जाता है। याद रखना दोस्तों, केवल उस एलिमेंट के समान ही दूसरे एलिमेंट के द्वारा जब आप पूर्ति करते हो तो इस प्रकार के एलिमेंट जहां पर ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, उनकी पूर्ति करके इस इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक मेडिसिन के रूप में जब इसको आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो, इसीलिए ट्रू मेडिसिन कहलाती है दोस्तों, जो कि नेचुरल फंक्शन को रिस्टैब्लिश करती है। कोई भी पैथी में ऐसी ट्रू रेमेडी नहीं है जो नेचुरली कि ट्रू मेडिसिन के रूप में किसी भी नेचुरल फंक्शन को उसी रूप में फिर से संचालित करे। केवल और एक केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है। मैं ये होम्योपैथ होने के बावजूद कहता हूं दोस्तों,
केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है जो नेचुरली फंक्शन होते हैं उसको रीएस्टैब्लिश करने का काम करता है। इसीलिए देखिए हमारे ग्रुप में कई बार डिस्कशन हुआ, सर आप तो इतनी बड़ी बात करते हो, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इन्फ्लामेशन बताता हूं। इन्फ्लामेशन पूरा बताया और इन्फ्लामेशन बताने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था रीजनरेशन और रिपेयर। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर आप भी पढ़ेंगे दोस्तों, आपको भी बताऊंगा, मैं सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने जितने भी डॉक्टर को बताया सारे डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया, नहीं सर आप सही बात कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का उपयोग किया जाएगा तो रीजनरेशन भी करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं, डॉक्टर भुल्लर सर, पंजाब। आप लोगों में से जो पार्ट 4 के स्टूडेंट रहे उन लोगों को पता होगा, मैक्युला डेंसा जो होता है आई साइड में, मैक्युला डेंसा का किसी भी प्रकार का डिजनरेशन ठीक करके बता दे मॉडर्न साइंस, कर सकते हो क्या? नहीं ना। डॉक्टर भुल्लर ने 4 महीने के प्रोटोकॉल में 2 महीने में तो उसको रीजनरेशन शुरू कर दिया था, 70% रीजनरेशन हो गया, लेकिन बाद में धीरे से लगा, 4 महीने में ऑप्टिक नर्व के लेवल का डैमेज को ठीक किया, मैकुला डेंसा को ठीक किया, जिसका आई स्पेशलिस्ट ने खुद प्रूफ दिया है दोस्तों। और उन्होंने प्रूफ आपके साइट पे डाला था, पार्ट 4 पे डाला था, अपने खुद फेसबुक अकाउंट में डाला था, अगर आपको याद हो तो उनका अप्रिशिएशन है, हेड्स ऑफ है सर। 76 ईयर में आज हमारे ईच के लिए दिन दे रहे हैं दोस्तों और गाइड कर रहे हैं लोगों को, इसलिए मैं हेड्स अप करता हूं ऐसे लोगों को जो आज हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं दोस्तों। और हमारे ग्रुप में ऐसे लोगों का अगर हमारे पे आशीर्वाद है तो हम लोग शायद मेटी जी के जितने उसूल हैं उनके लेवल पर चलकर हम एक्सेप्ट करेंगे। हम सब चीज को मानते हैं, मैं आपको फिर कहता हूं, हम 19 को मानते हैं, 147 को मानते हैं, हर चीज को मानते हैं। इसलिए मेटी जी क्या कहते हैं उसका मतलब समझिए। मेटी जी कहते हैं लाइफ इज इन द ब्लड। डायरेक्टली मेटी जी ने कहा है अपनी बुक में कि लाइफ आपकी ब्लड में मौजूद है, लाइफ इज इन द ब्लड। तो फिर डिसीज कहां है? डिसीज इट्स वाइटेशन, ब्लड के लिम्फ के वाइटेशन के वजह से आपको वहां पर दोस्तों डिसीज डेवलप होती है। एंड मेडिसिन इन सिमिलर, यानी उसी के समान अगर आप मेडिसिन दे रहे हो जो वहां पर पर्टिकुलरली जो ब्लड और लिम्फ इंप्योर हुआ है उसको प्योर कर दे, वो चीज आपके सामने आ रही है दोस्तों। और इसीलिए कह रहे हैं ब्लड में लाइफ होती है, ब्लड के दूषित होने पर डिसीज होती है, और सभी के समान उसी के समान अगर आप मेडिसिन देते हो तो उनका मतलब है ब्लड और लिम्फ के वाइटेशन को आप आसानी के साथ क्यूर कर जाओगे। और जैसे लिम्फ और ब्लड का वाइटेशन दूर होता है, आप देखो आपकी जो मेडिसिन उसके सिमिलर होगी। यानी उनका सिंपल सा कहना है, जब आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनी होती है तो रेमेडी भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो क्योंकि डिसीज भी कॉम्प्लेक्स है, आज अगर हेडेक हो रहा तो हेडेक किस कारण से हो रहा है आपको पता है क्या? एसिडिटी के कारण भी हो रहा, गैसेस के कारण भी हो रहा, ज्यादा नींद नहीं है उसके कारण हो रहा, आपका हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया उसके कारण हो रहा, टाइफाइड के कारण हो रहा, मलेरिया के कारण हो रहा, सर्दी के कारण हो रहा। अब ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, कैसे करोगे ठीक? ठीक है, तो हमने जो मेडिसिन बनाई उसमें ऐसी मेडिसिन है जो अगर सर्दी के लिए भी दिया तो भी हेडेक दूर हो जाएगा। हमने केवल डब्ल्यू को D4 में स्मेल करा दिया तो हेडेक दूर हो जाता है, कारण कुछ भी रहा हो। ठीक है, RS बेस अगर डब्ल्यू को आप D4 में स्मेल करा देते हो, कारण कुछ भी रहा हो, हमें टेंशन नहीं है। हमारा पेशेंट बोलता है अरे सर ये क्या कर दिया आपने, खतरनाक जादू कर दिया, हमें तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए याद रखना मेटी जी के अनुसार ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इंटरनल रूप से ब्लड और लिम्फ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये दोनों लिक्विड बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो पूरी बॉडी आपको दोस्तों हेल्थफुल स्टेज में रहती है, बहुत ही अच्छे स्टेज में आप लाइफ को जी सकते हो। लेकिन पुराने और वार्न आउट या सुपर ऑक्साइड एलिमेंट्स को यदि सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी में तो गिफ्ट दिया गया है गॉड के द्वारा। स्किन के माध्यम से देखो पर्सपायरेशन होता है, पसीना आता है, अर्थात पसीने के रूप में देखो जितना वेस्ट होता है, यूरिया होता है, ठीक है, वो सब निकाल दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं देखो इसका पसीना बदबू मारता है, तो इसके पसीने में ही बीमारी है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, कभी भी स्वेटिंग में पसीने में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, याद रख लेना। जब हमारी बॉडी पसीना निकालती है उस पसीने में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन के माध्यम से बैक्टीरिया आपके पसीने में पहुंच जाता है और उसी के कारण आपको वो स्मेल क्रिएट करता है, यानी डिफर्मेंटेशन करने के कारण आपको स्मेल वहां पर नजर आती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, कभी भी आपकी बॉडी जो पसीना बनाती है उसमें कभी भी बैक्टीरिया नहीं होता है। जब वो बाहर आता है और वहां पर कभी ज्यादा समय ले गया, या मान लो आपकी बॉडी में पसीना ज्यादा आया, आपके कपड़े गीले रह गए, बैक्टीरिया बहुत आसानी से आपके पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद रहता है, वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा अगर वहां पर उसको स्थान मिला, क्योंकि आपकी बॉडी पसीने के माध्यम से
वेस्ट मटेरियल निकालती है, और जब वेस्ट मटेरियल निकालेगी तो बहुत पसीने से पसीना आपको वहां पर डेवलप हो जाएगा। कई लोग ये नहीं जानते कि जो मुंह में छाले होते हैं वो ड्राइनेस के होते हैं, और फंगल इन्फेक्शन के कारण उस ड्राई पार्ट को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा वहां पर नष्ट कर दिया जाता है। उसी के कारण दोस्तों अल्सर डेवलप होता है, मल्टीविटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से। याद रखना दोस्तों, जब आप धीरे धीरे इन साइंस को समझने का, प्रैक्टिकल पॉइंट्स को समझने का कोशिश करोगे, तब आपको नजर आएगा कि यार वाकई में हम लोग कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। इसलिए याद रखिए, जितने भी आप बॉडी के माध्यम से देखते हो, लंग्स के माध्यम से देखते हो, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है, तो क्या कर रहे हो, यानी ये बॉडी की डिमांड है। आपका बॉडी, आपकी बॉडी बहुत सारे जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है उसका प्रयोग कर रहा है, उसके कारण आप लिविंग कंडीशन में हो, जिंदा हो, हेल्थफुल कंडीशन में हो, और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको किसी न किसी रूप से आपके बॉडी निकालती है। अभी स्किन डिसीज हो रहा, आपको कैसे पता चला भाई स्किन डिसीज हो रहा? आपको तो क्लियर पता चल रहा है, इसके स्किन के ऊपर इरप्शंस हो गया, अर्टिकारिया हो गया, ठीक है, आपने देखा इसको ल्यूपस एरिथमेटस हो गया, इसको फलाना कारण सोरोसिस हो गया, ठीक है, इसको देखो एक्जिमा हो गया, आप तो तुरंत देखकर बोल देते हो, ठीक है। आपको कैसे पता भाई? आपकी बॉडी उसको बाहर निकाल रही है ना, दिखा रही है, देखो ये आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर है बॉडी के, और इसीलिए यहां पर हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई ये स्किन डिसीज है, इसका ब्लड और लिम्फ जो होता है इंप्योर हो गया। किडनी के आप लेवल पर देखते हो तो एक्सट्रेशन के द्वारा बहुत सारे जितने भी मटेरियल होते हैं इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में उनको बाहर निकाला जाता है दोस्तों। आप देखो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये किसके द्वारा इम्बेलेंस होता है? किडनी के द्वारा, ठीक है। आप कई लोग प्रोटोकॉल खेलते हैं, अरे यार तू ये दे दे, अरे यार तू वो दे दे, कभी फंक्शन नहीं समझते कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, वो किडनी के माध्यम से तुरंत रिकवर हो सकता है यदि आपको करते आए तो। हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिशियंस हैं, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो जादू के जैसे गायब करते हैं, ठीक है। एल्बुमिन यूरिया हुआ, प्रोटीन यूरिया हुआ, जादू के तरह से गायब करते हैं। इसीलिए इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में पुनः जाने के बाद में दोस्तों, जब ब्लड और लिम्फ के द्वारा उसी के समान न्यू सिमिलर एलिमेंट्स को आप वहां पर सप्लाई कर दोगे उनकी जगह पर, आप देखो किडनी के लेवल पर तुरंत आप वहां पर जो भी अनफेयर कंडीशन हुई है उसको फेयर कंडीशन में लाकर आप तुरंत करेक्ट कर दोगे दोस्तों। इसीलिए याद रखना, हमारी बॉडी में जितना भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, जितना भी रिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन टूटना, रिकम्पोजिशन मतलब बनना, उसका एडमायरेबल प्रोसेस के द्वारा लाइफ और हेल्थ आपकी बॉडी में कंटिन्यू रहती है। यदि आपके बॉडी में डिकम्पोजिशन हुआ तो मान लो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिकम्पोजिशन हुआ तो बहुत अच्छा है, लगातार आपकी बॉडी वहां पर हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहती है। यही कारण है टिश्यू को जिस पर मैटर की जरूरत होती है दोस्तों, वो अगर नहीं दे पाएगा जहां उसकी जरूरत होती है, जो कि सुपर ऑक्सीडाइज हो जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके मान के चलिए वो डिसीज पर्सन है, क्योंकि वहां पर जो तत्व की जरूरत थी आपने दी नहीं, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, दो तरह के कंडीशन, एक या तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, एक जिसको मिल रहा वो इतना ले रहा है कि पूछो मत, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, ठीक है। दो कंडीशन है, अब दोनों कंडीशन में डिसीज डेवलप हो सकती है, हाइपर और हाइपो के लेवल पर। इसीलिए दोस्तों इस वाइटेशन के लिए जो रेमेडी मेटिजी ने बनाई है दोस्तों, वो मेटिजी बिलीव करते हैं, जब वो थे तब वो बिलीव करते थे दोस्तों कि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट में जितने भी एबनॉर्मल सिम्टम आ रहे हैं उनको करेक्ट करने की क्षमता रखने वाली जो रेमेडी होती है उसे हम रेमेडी का नाम देते हैं, उसे ट्रू रेमेडी का नाम देते हैं, क्योंकि ये ट्रू रेमेडी हमने डिस्कवर किया है, ये मानते थे मेटिजी। क्यों मानते थे? उन्होंने सारे साहित्य का स्टडी किया था, आयुर्वेद हो, आपके एलोपैथ हो, आपका होम्योपैथ हो, ठीक है, उस समय के जितने साइंस थे सबको स्टडी करने के बाद में उन्होंने देखा था कि मैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में सोच रहा हूं जिसमें किसी भी प्रकार से कोई हार्म ना हो, और हार्म ना होगा तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से उसको रिकवर कर जाऊंगा, और वो उन्होंने निकाल के रखा दोस्तों। इसलिए वो मानते थे, उनका मानना था कि डायनामिक्स फॉर्म में जब लिम्फ और ब्लड को होल्ड करके रखेगी तो उस एलिमेंट की जितनी जरूरत होती है उसे वो ऑटोमेटिक ले लेगी, अगर हमने उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को वहां पर दिया, ठीक है, अपनी क्योर को तुरंत इफेक्टिव कर देगी, इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का दोस्तों, कि इसमें मेडिसिनल इन्फ्लुएंस होता है, और यही कारण है रिकंस्ट्रक्टेड फूड के जितने भी मोस्ट क्यूरेटिव मेडिसिन होती है उन्होंने प्लांट के बेस से लिए दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल, मिनरल्स, एनिमल का उपयोग नहीं किया, और उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया दोस्तों। उन्होंने जब कई लोग गए, मेरा एक मित्र गया जो जर्मनी में है, वो इंजीनियर है, मैं इटली का उनका प्रोजेक्ट था, तो मैंने उनसे पर्सनली कहा था भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन अगर तू जा रहा है इटली तो एक मेरा काम करना, तू केवल जाकर देख के आना भाई कि कुछ है ऐसा।
वो गया, उसने जाकर मुझे बताया कि नहीं यार है वहां पर, लेकिन कुछ बाउंडेशन है और बाउंडेशन के कारण हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए याद रखना एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा मेटी जी ने देखा था कि एंटी स्क्रोफलोग्रुस की जितनी भी रेमेडीज होती है लिम्फ के वाइटेशन के परिणाम स्वरूप जितनी भी डिसीज को डेवलप होता है उसको क्योर करने की क्षमता रखती है। इसीलिए उन्होंने ये माना था कि इस ग्रुप के मेडिसिन लिम्फ के साथ एलिमेंट्स को सप्लाई करती है। जो भी लिम्फ के साथ जितना भी सप्लीमेंट आवश्यक होंगे वो स्वयं के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा वहां पर न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो होगा उसके माध्यम से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद लिम्फ के प्रोडक्शन तक एंटी स्क्रोफलोसो मेडिसिन का यानी S1 से सिंथेसिस स्लास आपका S13 तक जितनी भी मेडिसिन है वो यहां पर खाना खाने से लगाकर लैक्टियस तक न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन तक अपना रोल दिखाती है दोस्तों, ये उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि लिम्फ के वाइटेशन से उत्पन्न होने वाले जितनी भी डिसीज होती है एंटी स्क्रोफलोसो ग्रुप की रेमेडीज के द्वारा तुरंत ठीक कर दिया जाता है दोस्तों, और फैक्ट है, आप उनमें दिनों दिन रात दिन इसको प्रूव करते आ रहे हैं, कोई गलत तो है नहीं। ठीक है, इसलिए याद रखना इसी के समान एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है दोस्तों कि एंजाइटी ग्रुप की जो मेडिसिन है वो ब्लड के वाइटेशन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी डिसीज है उसको क्योर करती है। जब ऐसा है तो ये सोचा जा सकता है दोस्तों जो रेमेडीज इस ग्रुप को बिलोंग करती है वो ब्लड में इंट्रोड्यूस होने के द्वारा जिस एलिमेंट की जरूरत होती है उसको वहां पर टिश्यू के द्वारा वहां पर पूर्ति करती है, जो वेसल्स के आवश्यक रूप से जो फूड को कैरी कर रहा था वहां से उसके माध्यम से वहां पर जाकर दोस्तों पर्टिकुलर जितना भी वहां पर ब्लड का वाइटेशन हुआ था उसको दूर करेगा और साथ में सभी डिसीज के लेवल पर एंजाइटिको ग्रुप की सीरीज ऑफ रेमेडीज से उसको क्यूर किया जाएगा। ठीक है, चाहे एंजाइटिको 1 हो, एंजाइटिको 2 हो, 3 हो, ये नेक्स्ट मैटर है। कैसे काम करती है, कहां काम करती है, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन के लेवल पर बताऊंगा दोस्तों। आज हम मेटी थ्योरी की बात करते हैं, ग्लास थेरेपी की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया मेटी जी के द्वारा और तीसरे एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया दोस्तों कि यदि ब्लड और लिम्फ दोनों दूषित हो गए एक साथ तब क्या होगा। डिसीज को अकेले एंटी एंजाइटिको ग्रुप की रेमेडी या एंटी एंजाइटिको रेमेडी ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन यदि एंटी स्क्रोफलोसो और एंटी एंजाइटिको यानी एंजाइटिको ग्रुप और स्क्रोफलोसो ग्रुप दोनों की मेडिसिन यहां पर दी गई तो ठीक कर देगा। यही कारण है दोस्तों, ये देखा जाता है कि कोई भी डिसीज में यदि दोनों क्लासेस की रेमेडी की जरूरत पड़ती है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लड और लिम्फ के वाइटेशन के परिणाम स्वरूप जो भी डिसीज डेवलप हुई है हम दोनों रेमेडी को मिलाकर वहां पर काम करते हैं। इसलिए मेटी जी ने कहा है कि जिस कारण डिसीज हो रही है उस कारण को जानिए, जिस ऑर्गन का जो फंक्शन है उस फंक्शन को जानिए, उस फंक्शन के गड़बड़ होने से उस स्ट्रक्चर में उस पार्ट के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस हो रहा उसको जानिए, और जब फंक्शन गड़बड़ स्ट्रक्चर गड़बड़ तो जो पैथोलॉजी निकल के आ रही है उसको जानिए। बाकी का काम तो मैंने आपको दे दिया, ये ऑर्गन की रेमेडी इस ऑर्गन पे काम करेगी, आपको जरूरत ही नहीं कुछ सोचने की दोस्तों, बहुत ईजी है। मैं कल आपको जो प्रोटोकॉल बनाना सिखाऊंगा किसी से मांगिए मत आप, मैं कभी किसी को प्रोटोकॉल नहीं बताता, जो फोन करता है तो उसको तो स्पेशल नहीं बताता हूं मैं, आपको सिखाता हूं मैं प्रोटोकॉल बनाना। और हमारे ग्रुप के जितने सीनियर मेंबर हैं, जितने भी मेंबरान्स हैं, सारे डॉक्टर्स आज खुद अपने प्रोटोकॉल तय करते हैं। जरूर एक दूसरे से थोड़ा सा अनुभव शेयर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ ये सही है या नहीं, वो तो जरूरी है, मैं भी करता हूं अपने सीनियरों के साथ दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा जब मेटी जी ने जो रेमेडी बनाई है उसमें इतना पावर है दोस्तों कि बॉडी के नॉर्मल कंडीशन में लाने की क्षमता रखती है, बशर्ते आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए। जहां डिसीज की कंडीशन हो उसे वहां पर उस तरीके से देना पड़ेगा। अभी कई लोग कहते हैं 19 करो, कई कहते हैं 147 करो, कई कहते हैं नहीं डिस्टिल वाटर करो, कई कहते हैं नहीं डीजल में करो, कई कहते हैं नहीं हाइपोटेंसी होती ही नहीं है, ये तो बकवास सिखा रहा पाटीदार। ठीक है, मैं उनको चैलेंज करता हूं, आओ आमने सामने बैठो, आप डिस्टिल वाटर से करके बताओ और हम डीजल से करके बताते हैं। ठीक है, आप कितनी जल्दी पेशेंट को रिकवरी दे रहे हो, हम कितनी जल्दी रिकवरी दे रहे हैं। हम मेटी जी के सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। याद रखना दोस्तों, किसी भी बुक आप NL सिन्हा जी के बुक को भी पढ़ेंगे, उन्होंने भी पोटेंटाइज मेडिसिन के बारे में बताया। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि पोटेंटाइजेशन के दौरान क्या होता है, उनको जवाब दे रहा हूं, 5 मिनट का सुस्ता जाए आप। ठीक है, जब आप यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में देखोगे दोस्तों तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो रेमेडी होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी। मैंने जिस साइंटिस्ट की बात की थी उनको दिखाया तो वो आश्चर्य कर गया था, बोले इतने सारी चीज एक में कैसे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी कि एक मेडिसिन में या एक प्लांट के एक्सरे, मैंने उनको बताया कि एक प्लांट नहीं है, ये रेमेडी है, S1 है, 9 प्लांट है, 9 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, आप देखो इसको,
और जब प्राकृतिक रूप से उन्होंने देखा दोस्तों, तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि इसमें इतनी डिटेल प्लांट्स का यार इतना डिटेल स्टडी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज वो तैयार हो गया है दोस्तों। मैं बहुत जल्दी आपको फार्माकोपिया बनाने के इसमें काम करने वाला हूं दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, आपको पता है कि जब कोई भी रेमेडी यहाँ पर इलेक्ट्रोमेपैथ की यूज की जाती है ना, वो अपना खुद का फोर्स जनरेट करती है, जो लाइव करंट को प्यूरिफाई करने के लेवल पर बहुत तेजी से वर्क करता है और तुरंत किसी भी दुश्मन को जो वहां पर ऑब्स्टिकल बन के रुकावट पैदा कर रहा है ना, उसको फट से बाहर निकाल देता है। आप देखो, हमारे इलेक्ट्रोमेपैथी में एग्रावेशन नहीं होता, होम्योपैथ में एग्रावेशन हो सकता है, एलोपैथ में हो सकता है, आयुर्वेद में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ में एग्रावेशन नहीं होता। आपको खुश हो जाना चाहिए अगर कोई भी मेडिसिन आपने दी और उसको देने के बाद में एकदम से सिम्टम बाहर आ गए, जैसे फंगल इन्फेक्शन। आपने जैसी मेडिसिन दी एकदम से फंगल बाहर आने लग जाता है। होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? आपको खुश हो जाना चाहिए, भाई आपकी मेडिसिन परफेक्ट बैठी है, बस ये है कि आपने बहुत स्ट्रांग दे दी। ठीक है, बहुत स्ट्रांग मेडिसिन दे दी आपने, उसको डाइल्यूट कर दीजिए आप। यानी आप वहां पर जो मेडिसिन दी गई है उससे वापस लीजिए, उसको हाफ कीजिए और उस हाफ को फिर डाइल्यूट कीजिए दोस्तों आप। ठीक है, अब वहां पर उस हाफ को भी 10th डाइल्यूशन में डाइल्यूट कर दीजिए, यानी 30 ml में 9 ड्रॉप डालकर अच्छे से स्ट्रोक देकर उस पेशेंट को दे दीजिए और उसको कहिए 2-2 ड्रॉप दिन में 3-4 बार ले। नेक्स्ट टाइम आए बेनिफिट लग गया, 3-3 4-4 ड्रॉप कर दीजिए, 5 ड्रॉप कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 15 20 40 कर दीजिए। आप वही मेडिसिन जो आपने बैच दिया उसी से आप हजारों पेशेंट को ठीक कर जाओगे। इसलिए याद रखिए, यदि रेमेडीज की आवश्यकता के अनुसार एलिमेंट्स के साथ ऑर्गेनिज्म को जब आप सप्लाई करते हो, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, उसका उपयोग अगर वहां नहीं होता है तो ये रेमेडी अपने साथ ही उसको वापस ले जाती है दोस्तों। इसलिए इस रेमेडीज के प्रभाव के कारण जितने भी मॉर्बिड प्रिंसिपल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ये कहीं ना कहीं अपने साथ खींचकर बाउंड करके पर्सपायरेशन पसीने के द्वारा, एक्सपेक्टोरेशन यूरिनरी डिपॉजिट के द्वारा, बॉइल्स, डायरिया या किसी भी लेवल से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हमारे कल ग्रुप में किसी डॉक्टर ने कहा था कि मैंने C5F1 और कुछ पर्टिकुलर मटेरियल दिया था, जो लेडीज जो है किसी भी फंक्शन में गई थी और फंक्शन से आने के बाद में उसको बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए थे। उस कॉम्प्लिकेशंस को उन्होंने केवल वो मेडिसिन दिया, 2-4 वॉमिटिंग हुई, 2-4 डायरिया हुआ, बिल्कुल करेक्ट हो गई, यानी 1 घंटे में करेक्ट हो गए। अगर मॉडर्न साइंस के पास जाती तो 5-7-8 हजार पक्के थे उसके। ठीक है, इसलिए याद रखना, हम लोग किसी साइंस को एग्रावेट नहीं कर रहे या किसी को दोष नहीं दे रहे दोस्तों, हम वहां पर बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए याद रखना, जब पेशेंट आप देखते हो ना, आपको राइट रेमेडी का यूज करना है। इसीलिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको कि सिम्टम अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये एक्सेसिव होने से रोक देगा। और यदि ऐसा हुआ कि आपने कोई मेडिसिन दिया और उससे वहां पर एक्सेस सिम्टम बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, उसको नेगेटिव कर दो। अब अगर आप नेगेटिव करना है, आप मुझे बता दो, अगर आपने डाइल्यूशन के बिहाफ पर अगर किसी को डाइल्यूट करके बिना स्ट्रोक के आपने दिया है और वहां एग्रेशन हुआ, तो आप उसको कैसे कवर करोगे? हम तो डेंजरसली कंडीशन को भी हायर डाइल्यूशन के मेडिसिन मस्ट बी रिमेंबर वहां पर याद रखते हैं और तुरंत वहां पर दे देते हैं। ठीक है, अभी फीवर आया आपके पास, अगर कोई पेशेंट आया, फीवर आया, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, हम आरी से भी फीवर ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आरी से भी हमने फीवर को ठीक किया है। ठीक है, तो यही तो चीजें दोस्तों सीखने की है ना। हम A1 और Y को 10,000 डायल्यूशन में देकर भी हम एक डोज में फीवर कंट्रोल कर लेते हैं। आजकल तो हम लोग 30 और 200 डायल्यूशन से नीचे उतरते ही नहीं है। हमारे जितने सीनियर स्टाफ के मेंबर्स हैं, इन्होंने खुद ने प्रूव करके देख लिया कि किसी बच्चे का, किसी लेडीज का, किसी जेंट का फीवर नहीं उतर रहा है, परेशान हो गए तो वो कुछ नहीं करते, सीधे 30-200 का जो ग्लोबल्स उनको मैंने बताया है, पूरा रेशियो बना के सिखाया कि देखो ये मेडिसिन ऐसे ऐसे काम कर रही है। आज उनका परफेक्ट माइंड में सेट हो गया, अरे सर हम कुछ नहीं सोचते, 2 ग्लोबल 4 ग्लोबल से 1 गिलास पानी में डाला और दे दिया। ठीक है, ये है पोटेंटाइज मेडिसिन का कमाल। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, उसके पीछे कारण होता है, हमें कारण ढूंढना है। हमने कारण ढूंढा और एक आधा नहीं, हमने 27 साल जिंदगी के बिगाड़े और 27 साल जिंदगी के बिगाड़ने के बाद आज हम, मैं जो एक फ्लो में आपको बता रहा हूं, ये फ्लो मेंटेन करना अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोमेपैथ के बस की बात नहीं है दोस्तों। फ्लो निकलता ही नहीं, अटक जाता, ऑब्स्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, हमने मेहनत किया दोस्तों, आज से नहीं, हमने ये मेहनत किया 27 साल से। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम इस चीज में कई लोगों के साथ जुड़कर एक कारवां हमने बना दिया, और ये शुरुआत है दोस्तों। ठीक है, ये कारवां हमने चालू किया है, आप लोग आते जाइए,
कारवां बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। सर अब आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देने जा रहा हूं। जब हम डायल्यूशंस की बात करते हैं तो मैटी जी की ही थ्योरी से आपको मैं जवाब दे रहा हूं दोस्तों। जब आप लगातार साइंटिफिक रिसर्च करते हो, ठीक है, तो मैटी जी ने जब कहा था और आज कहा था, परिस्थिति बहुत चेंज हो गई है। परिस्थिति चेंज होने के कारण देखो जितने भी एनवायरमेंट में प्लांट्स हैं उनका भी कैरेक्टर, उनके भी रिजल्ट वेरिएशन, ये केवल इलेक्ट्रोमेपैथ में नहीं हो रहा, आयुर्वेद में और होम्योपैथ में भी ये चीजों से फॉलो किया जा रहा है कि यार ये प्लांट का जो कैरेक्टर पहले बताया गया था उससे बहुत परिवर्तित हो गया है, यानी उसके कैरेक्टर ही चेंज कर दिए गए, है ना। इसीलिए लगातार साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत जब होम्योपैथ में आयुर्वेद वाले करते हैं, एलोपैथ वाले करते हैं, हम लोग क्यों पीछे रहे भाई? हम किसी कंपनी का या किसी सरकार का मुंह क्यों देखे? हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। मैं शशिकांत सर को हेड्सअप करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। मैं चमन सर को हेड्सअप करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया। ठीक है, हमारे ग्रुप के कई मेंबर्स हैं जो पर्टिकुलरली रिसर्च करते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। साइंटिफिक रिसर्च से ये कंफर्म होता है कि हमारा विश्वास जागृत होता है कि रेमेडी के सॉल्यूशन का यूज करना काफी फायदेमंद हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है कि यदि लार्ज क्वांटिटी वाले फ्लूइड में सॉलिड ड्रग की स्मॉल क्वांटिटी डालकर दोस्तों उसे डिसॉल्व करते हैं और सावधानी पूर्वक उसको हिलाते हैं, जिससे पूरे फ्लूइड में ड्रग के पूरे पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ड्रग स्वयं अपनी पूरी क्षमता से उसमें मिक्स हो जाती है। इसका तथ्य ये नहीं है कि वो केवल डिस्टिल वाटर में होगा। ठीक है, वो डिस्टिल वाटर के साथ अगर थोड़ा सा आरएस मिला के रखोगे उससे भी होगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर बेस को आप ज्यादा समय नहीं रख सकते, उसमें फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, आप जितना बेनिफिट उठाना चाहते हो उससे 2 गुना ज्यादा सामने वाले को नुकसान दे जाओगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे ग्रुप की एक डॉक्टर है शांता फ्रांसिस मैम, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी का उन्होंने आई ड्रॉप डाला और उस कंपनी का जिसने इलेक्ट्रोमेपैथ को 2 महीने पहले बना था वो आई ड्रॉप, और 2 महीने के बाद उस आई ड्रॉप का उपयोग करने के बाद उनकी आंखें चली गई दोस्तों। और जब पता चला, आई स्पेशलिस्ट ने जब उसका ऑब्जर्वेशन करा, उसकी जांच कराई, तो बोले इसमें तो बहुत बैक्टीरिया, आपने कैसे यूज कर लिया, बहुत बहुत सारी फंगस है इसमें। ठीक है, इसलिए यहां पर मिस्टेक आती है, इसलिए आपको मैं कहता हूं अपना खुद बनाओ और ताजा ताजा बना के दो पेशेंट को, पेशेंट 1 महीने में यूज कर लेगा तो ज्यादा वहां पर ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए आप देखो हमारे ग्रुप में बड़े बड़े लोग हैं आई स्पेशलिस्ट के लेवल पर काम कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप वहां पर किसी भी ड्रग में, किसी भी व्हीकल में आप एक्सट्रैक्ट को, स्पेजरिक एसेंस को मिलाते हो, आप बगैर वहां पर केवल डिफ्यूज करते हो, घोल के रख देते हो, ये तथ्य ये देखा जाता है कि ड्रग के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बार बार कंपोज करने पर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार आपने मिला दिया, मान लो क्रूड एसेंस लाया, आपने स्पेजरिक D3 लिया या D4 लिया, किसी से आपको D5 बनाना है, आप क्या करते हो, पानी में डाल दिया और आपने घोल दिया और पेशेंट को दे दिया। ठीक है, आपने किया क्या, आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और मॉलिक्यूल्स वहां पर स्पेजरिक एसेंस में बहुत करीब है। ठीक है, बहुत करीब है, बहुत सारे आपने लेवल देखा यहां पर इस तरह से जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आप जब क्रूड एसेंस या पर्टिकुलरली आपने देखा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत करीब है। ठीक है, ये मान लो आपका D3 है, ये आपने लिया है कंपनी से। अब आपने यहां से आपको मेडिसिन बनाना है, आप क्या कर रहे हो, जैसे ही सॉल्वेंट को बढ़ाया जाएगा, डिजॉल्व ड्रग सॉलिड्स जब वहां पर सॉलिड के रूप से वहां पर धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाएगी। ठीक है, और डाइल्यूट होती जाएगी तो याद रखना, यहां से डाइल्यूट हुई तो यहां पर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये गैप हो गए। ठीक हो, डिफरेंस आ गया। अब आगे आए तो फिर देखो आप यहां पर दोस्तों और डिफरेंस हो गया, ये आपका D5 बन गया। जब और आगे आए तो यहां पर आपको डिफरेंस नजर आया, ये D6 बन गया। अब जब D7 बनाया गया तो यहां पर कुछ ही मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। जब D8 बनाया गया तो यहां पर केवल थोड़े से मॉलिक्यूल्स मिले। D9 बनाया गया तो यहां पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स मिले, और जब D10 मिलाया गया केवल कुछ मॉलिक्यूल्स मिले। D10 के बाद उस मेडिसिन में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस साइंटिफिक अप्रोच में प्रूफ हुआ है कि D10 के बाद में किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल्स जनरेट नहीं होता। इसलिए जो पर्टिकुलर डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं वो इसीलिए वहां पर प्रोटोकॉल तय करते हैं कि आप D10 के आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं D4, D5, D6 में।
ठीक है, पहले तो D10 भी नहीं जाते थे, वो यही कहते थे D4 D5 D6 के लेवल पर सारा काम होता है, इससे आगे नहीं जाना। धीरे धीरे जब हम लोग हमारा काम आगे आने लगा, जितने भी 147 रेशियो वाले आगे आने लगे, तब उनको समझ में आया कि नहीं हाइपोटेंसी, ऑलरेडी एनएल सिन्हा साहब वहां पर यूज करते थे हाइपोटेंसी दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वहां पर दोस्तों सॉलिड ड्रग्स का यहां पर आगे और डायल्यूटेशन होता है, तो जब दोस्तों सॉलिड ड्रग को वहां पर और ज्यादा डिसॉल्व किया जाता है, तो ये जो सॉलिड ड्रग होती है धीरे से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी मॉलिक्यूल्स जब गैसेस स्टेट में होता है तुरंत वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस देख लो आप। ठीक है, ब्लड की एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की उससे ज्यादा होती है, 200 गुना ज्यादा होती है दोस्तों। और इसीलिए आप जब कहीं पर आग लगी होती है वहां जाते हो, तो देखो आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और आप देखो मीथ हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, और आप पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्यों होती है? इसी कारण से होती है। इसलिए आपको याद रखना है, इनके बीच में जो मुख्य डिफरेंसेस पाया जाएगा, वो सॉलिड ड्रग में मॉलिक्यूल्स आपस में समीप में इस प्रकार से जो फ्रैक्शन करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पैक्ड रहते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दूसरी तरफ जब यहां पर मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, तो ये बिल्कुल पास पास में, जब मॉलिक्यूल्स पास पास में, तो क्या काम करेंगे? ये केवल न्यूट्रिशन का काम करेंगे। ठीक है, ये केवल और केवल न्यूट्रिशन का काम करेंगे दोस्तों। जब वहां पर डिफरेंट लेवल पर आप जाते हो, तब आपको यहां पर याद रखना है, जब डिफरेंट लेवल पर जाते हो, तब ये मॉलिक्यूल्स जो वहां क्लोज थे, आगे जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे, मॉलिक्यूल्स गैप बढ़ती जाएगा, और गैप बढ़ता जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? जब गैप बढ़ता जाएगा, गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड होता चला जाएगा, और जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ती जाएगी। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंसेस या पूरी वहां पर गैप बढ़ती है, वैसे ही सब्सटेंसेस का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, दोस्तों, वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए याद रखना, जब आप डाइल्यूट करके दे रहे हो, तो यहां पर D3 से स्ट्रॉन्ग D4, D4 से स्ट्रॉन्ग D5, D5 से स्ट्रॉन्ग D6, D6 से स्ट्रॉन्ग D7, D7 से D8, D9, D10, ये सबसे पावरफुल माना जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसर पे आप D10 को देते हो। ठीक है, जब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, D3 D4 D5 का लेवल आप तय करते हो। जब आगे आपको सब एक्यूट डिसीज होती है, D6 D7 D8, ये जब सब एक्यूट क्रॉनिक डिसीज होती है, वहां पर इनका पूरा रोल आपको देखने को मिलता है। आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन सवाल अब जब कल पूछा गया कि जब यहां पर पोटेंटाइजेशन किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ठीक है, जब आप डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूशन बनता है। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब वो वहां पर आप उसको डिफ्यूज करते चले जाते हो, यानी उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ऑलरेडी बढ़ाते जाते हो, वहां किसी प्रकार का फ्रैक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता, और घर्षण नहीं होगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होती। पॉइंट को नोट करना आप दोस्तों। यही रीजन है दोस्तों कि जब कभी भी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, वैसे ही सब्सटेंसेस का पेनिट्रेटिंग पावर इतना बढ़ जाता है दोस्तों, कि यदि रेमेडी सॉल्यूशन में दी जाती है, तो उसका दूर तक डीप में ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। इसीलिए सॉलिड फॉर्म में दी गई रेमेडी की तुलना में, जब आप ग्लोबल्स में दे रहे हो, डिस्केट्स में दे रहे हो, तो इनकी तुलना में जब आप डाइल्यूट करके मेडिसिन को देते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग डोज में, चाहे लाइटर डोज में, या हायर डोज में, ठीक है, वो इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा बहुत ज्यादा होगा। कैसे होगा? उदाहरण में बताता हूं। जब आप S1 को दे रहे हो, आप 30 पोटेंसी में दोगे, स्लास को दे रहे हो 30 पोटेंसी में दोगे, आपको पता है ना S1 कहाँ काम करता है? यूनिवर्सल रेमेडी है, और स्पेशली स्टमक पे काम करता है। लेकिन आपने 30 में दिया ना, तो लोकल में अगर D4 D5 D6 में दोगे, स्टमक पे काम कर रहा है। ठीक है, D5 में दिया, थोड़ा सा काम बढ़ गया, स्टमक से इधर इसोफेगस में, इधर नीचे ड्यूडेनम के थोड़े से पार्ट पे आ गया। और आप ऊपर गए, 30 में गए, तो आप मान लो नाक से लगाकर आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तक को बढ़ा दिया। यानी होम्योपैथ के कुछ डॉक्टर नक्सोमिका को केवल 30 में सूंघा देते हैं, तो उनका डाइजेशन पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ के ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारी S1 तो उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। आप स्मेल करा के देख लो, S1 30 को स्मेल करा के देख लो। ठीक है, और अगर इसीलिए मैं कहता हूं S1 30 और स्लास 30 को आप किसी भी प्रकार के 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम, किसी भी प्रकार के फंक्शनल प्रॉब्लम जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा, डाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा, उधर रेक्टम से लगाकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक फंक्शन नहीं हो रहा, आप S1 स्लास को दे दो, 3 महीने में पूरे फंक्शन बैलेंस हो जाएंगे। और मान के चलिएगा लंबे समय तक
उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी पाइल्स का प्रोटोकॉल है उसके साथ दे दीजिए, आपका पेशेंट भूल जाइए आप, 3 महीने के बाद जिंदगी भर याद रखिएगा। और एक नहीं, दो नहीं, 100 हजार हजार पेशेंट आपको देकर जाएगा दोस्तों। ये मेरी टेबल प्रैक्टिस का महत्व है। मैंने अपने टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों को सीखा है दोस्तों, और बहुत समय से 27 साल से इन अनुभवों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। यही कारण है, यही एक रीजन है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डायथेसिस के ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी में माइन्यूट वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हायर डायल्यूशन की आवश्यकता होती है दोस्तों। यानी जितनी भी माइन्यूट चीजें, अब आपको अगर मान लो यहां पर पर्टिकुलरली एक रीजन में, मान लो आपको यहां पर स्टमक पे काम करना है, ठीक है, लोकल एरिया में, ठीक है, लेकिन अगर मान लो स्टमक से आगे आकर इंटेस्टाइन पे काम करना है, लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करना है, रेक्टम पे काम करना है, ठीक है, क्या करोगे आप? क्या सबके लिए अलग अलग मेडिसिन निर्धारित करोगे? ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में मल्टीपल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, और जब मल्टीपल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं तो उसका क्यूर क्या है? क्या करोगे क्योर? आपको हाइपोटेंसी में जाना पड़ेगा। जब तक आप हायर डायल्यूशन में नहीं जाओगे, मोस्टली पेनिट्रेटिंग पावर डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप किसी डिसीज को क्योर नहीं कर सकते हो। यदि किसी लार्ज ऑर्गन का अफेक्शन होता है, जैसे कि स्टमक का, तो पहले हमें मैसिव डोज देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन तो दो। आप 19 दे दो, 19 इज अ मास्टर फॉर न्यूट्रिशन। जैसे कि स्टमक, तब हमें पहले मैसिव डोज देकर उसको राहत देना है। लेकिन आई की किसी नर्व में अफेक्शन हुआ तो क्या करोगे आप? आई की किसी भी नर्व में अफेक्शन हुआ तो अभी हमारे दिव्या मैम ने बताया था, हमारे अभी 2-3 डॉक्टरों ने बताया था कि हमने हाईली डाइल्यूटेड रेमेडी की आवश्यकता होती है, हाइपोटेंसी की आवश्यकता होती है, ताकि डिसीज को उसी अवस्था में रोक दिया जाए और उस मेडिसिन का इतना पेनिट्रेटिंग पावर हो कि उस कंडीशन में इतनी गहराई में जाकर काम करे, हम तुरंत वहां पर रिजल्ट दे ले। पेशेंट को तुरंत रिजल्ट की जरूरी होता है, वेट नहीं कर सकता पेशेंट, इसलिए आपको याद रखना। दूसरी बात, जब एलोपैथ की तरह हम रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों, तो आपको याद रखना है एलोपैथ को। एलोपैथ हमारे फार्मूले को चुराते जा रहे हैं। आप देखो, इजरीन या एट्रोपिन का सल्फेट का जो प्रदर्शन करते हैं, वो हाई डायल्यूशन में यूज कर रहे हैं दोस्तों। देख लो, यदि मेटी रेमेडीज को 1 या 4 में डाइल्यूट करते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा, तैयार करते रहो फर्स्ट, इंटरमीडिएट, सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन। वहां पर देखो मेटीजी ने इसी तरह बनाया था, ठीक है। लेकिन जब हम 147 से रेशियो बनाते हैं और स्ट्रोक देते हैं, तब वहां पर थोड़ा सा इस मैटर से चेंज हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी जनरेट होती है। ये डिफरेंट है डाइल्यूशन में और पोटेंटाइजेशन में। जब वहां पर फ्रिक्शन लगेगा, उनके बीच में एनर्जी जनरेट होगी, तो एनर्जी का महत्व ये होता है दोस्तों कि एनर्जी कभी भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन एक बार अगर एनर्जी जनरेट हो गई, उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक डायल्यूशन से दूसरे डायल्यूशन में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसको कभी भी डिजनरेट या डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। याद रख लेना इस बात को। इसलिए मैं प्रमोट करता हूं, मैं 19 को भी फॉलो करता हूं, 147 को भी फॉलो करता हूं, लेकिन इस थ्योरी को प्रमोट करता हूं क्योंकि क्वांटम टेक्निक मैंने बीएससी में फिजिक्स के लेवल पर पढ़ा है दोस्तों। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, और इसलिए हेड्स ऑफ करता हूं कि मेटी जी ने हमें रेमेडी दे दिया, ठीक है। इसीलिए यदि मेटी रेमेडी को आप यहां पर यूज करते हो दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मेटी जी की जो थ्योरी थी 1 और 2 और 3 ग्लासेस पर निर्भर थी दोस्तों। मेटी जी जिस तरीके से डाइल्यूशन दिया करते थे, उस अनुपात में बरकरार रखते थे दोस्तों, लेकिन ये एक साधारण, एक आसान तरीका था। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार रेमेडी देने के बाद में जो पेशेंट होता है, पेशेंट सही ले नहीं पाता, ठीक है। पेशेंट को बड़ा अनइजीनेस लगता है, क्योंकि मेटी जी कहते थे दोस्तों कि जब भी रेमेडी को देना है, आपको इस तरह से देना है। अब सबसे बड़ा पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि जब आप कह रहे हो कि चलो डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन देना था, तो मुझे बताओ मेटी जी ने ग्लोबुल्स कैसे बनाया? क्या डिस्टिल वाटर मेडिसिन से आप ग्लोबुल्स बना सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं लूप पॉइंट्स है, उल्लू पॉइंट्स को हमको देखना है। तो यहां पर आरएस बेस करोगे तभी ग्लोबुल्स बना पाओगे, डिस्टिल वाटर से ग्लोबुल्स नहीं बनेगा दोस्तों। और मेटी जी ने जब एमएमपी ग्लोबुल्स बनाया था, मेटी जी ने जब वहां पर पर्टिकुलरली ग्लोबुल्स बनाकर प्रैक्टिस की थी, तो वो 3 क्लास थेरेपी पे आधारित प्रैक्टिस करते थे।
मेटी जी क्या करते थे, मेटी जी मान लो आपका S1 है, जब उन्होंने शुरू किया सबसे पहले मेडिसिन बनाई S1, उन्होंने S1 की ग्लोबल्स बना ली, इस ग्लोबल्स में से एक या दो ग्लोबल्स को उन्होंने यहां पर डाल दिया, ये 180 ml वाटर, ठीक है, और उन्होंने इसको चम्मच लेके घोल दिया, ठीक है, और घोल के पेशेंट को दे दिया। उनको लगा कि ये केसेस में इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तुरंत तो वो यहाँ पर इस मेडिसिन को देते थे, इस प्रकार के प्रोसेस से देते थे कि ग्लोबस बना लिया स्पेजरिक एसेंस का, और एक गोली या दो गोली को आपने यहाँ पर डाल लिया, ठीक है, और डाल लिया। वो गोली होती थी 20 नंबर साइज के, 10 या 20 नंबर, कुछ बुक्स में 10 मिलता है, कुछ बुक्स में 20 मिलता है, आप 20 मान लो। 20 नंबर की पपी साइज सेल्स ग्लोबल्स होती है, जिसको उन्होंने इसमें डाला, घोल लिया, ये उनका फर्स्ट ग्लास हो जाता था, ठीक है, और एक्यूट कंडीशन में बहुत जल्दी काम करता था। लेकिन आज के समय में बताया जाता है कि ये क्रॉनिक में बहुत अच्छे से काम करता है। क्रॉनिक जितनी भी कंडीशन होती है उसमें एक्यूट मेडिसिन दी जाती है डिस्टिल वाटर के बेस पर। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जब ऑर्गन का कमजोरी आ रही है, ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, हम उसको काम करवाएंगे। ओबेसिट्रॉन देख लो, हमने ये ओबेसिट्रॉन जो फैट रिड्यूसर बनाया है, कितने जल्दी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप पॉजिटिव में ही दे रहे हो। तो यहां पर जब पर्टिकुलर आप यहां पर पहले 2 ग्लोबल्स डालकर या 1 ग्लोबल्स डालकर उसको घोलते हो, ये आपका 180 ml वाटर है, इसमें आपने 1 या 2 ग्लोबल घोल लिया, डाइल्यूट कर लिया, ये आपका फर्स्ट ग्लास बन गया। इस फर्स्ट ग्लास में से 5 ml आपने ले लिया, उस 5 ml को आपने दूसरे 180 ml वाले डिस्टिल वाटर वाले ग्लास में आपने डाल दिया, उसको घोल लिया। और घोल लिया तो जितने भी न्यूट्रल केस होता है, आप अगर यहां पर D5 बोल लो, इसको D4 बोल लो, इसको D6 बोल लो, ठीक है, या आप ये कह लो फर्स्ट ग्लास वाटर, सेकेंड ग्लास और थर्ड ग्लास थेरेपी, ठीक है, ये मेटी जी की थेरेपी थी। इसमें से 5 ml निकाल कर इसमें डाल लिया, ठीक है, इसको घोल लिया और घोल के ये तैयार कर लिया। तो जितने भी सब एक्यूट केस होते थे D5 से कवर कर लेते थे, और जितने पुराने होते थे उसमें यहां से 5 ml फिर निकाला, इसमें डाल लिया। यानी 2 छोटी सी ग्लोबल्स का कमाल देख लो आप, 3 ग्लास, आगे जितने भी जाना है, आगे जितने पुराने केस होते थे आगे चले जाते थे और उनको रिजल्ट मिल जाता था। ये उनकी थ्योरी होती थी दोस्तों, ठीक है, ये उनकी थ्योरी होती थी। इसीलिए एक ग्लोबल्स को 1 ग्लास पानी में डालकर गर्म या ठंडा पानी जैसा मिल जाए दोस्तों, मिल्क में भी, शरबत में भी, आप पर्टिकुलर जूसेस में भी डालकर देते थे दोस्तों। और फ्रीक्वेंटली वहां पर दोस्तों 1-1 टेबल स्पून वहां पर हर घंटे पे देने को बोलते थे, और इसी कारण से पेशेंट को न्यूट्रिशन मिलता था। तुरंत वहां पर पेशेंट बोलता था, नहीं साहब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है बगैर एंजाइम के नहीं होती दोस्तों, याद रख लेना। आपकी बॉडी में अगर कोई केमिकल प्रोसेस होती है एंजाइम के बगैर नहीं होती, और ये एंजाइम वहां पर वो प्रोवाइड कराते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो मेडिसिन है ना, लगभग एंजाइम, हार्मोन्स और ये मान के चलो विटामिन के बहुत करीब है। लेकिन हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को ये चीज प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। जब पहले गिलास से दूसरे गिलास में आए, कुछ रेमेडीज के सेकंड और थर्ड डाइल्यूशन ग्लोबल्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए दोस्तों जब वहां पर इस प्रकार का उनको पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया तो कुछ केसेस में फर्स्ट ग्लास में रिजल्ट मिल गए, फिर कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं मिले, फिर सेकंड ग्लास बनाया, उसमें रिजल्ट मिलने लग गए। कुछ केसेस में ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक केसेस आए, उसमें सेकंड में नहीं मिला, थर्ड बनाया, थर्ड में दिया, उसमें मिलने लग गए। उसके बाद उन्होंने लाइटर या इंटरमीडिएट डाइल्यूशंस की वहां पर तुलना करना शुरू की। मेटिजिन के अनुसार 1 ग्लोबल्स को 1 लीटर वाटर में डालकर तैयार करके देने पर सामान्यतः वो बहुत इफेक्टिव होता है। जो मेटेजी का जो प्रोपोर्शन होता है वो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में देखें तो 1 ग्लोबल्स को लगभग 1 क्वार्ट यानी एग्जैक्टली 1/3-4 पिंट ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग रेशियो होता है, 30 ml, 60 ml, 100 ml दोस्तों। तो वहां पर कुछ प्रैक्टिशनर पिंट डाइल्यूशन का उपयोग करते हैं और 1 ग्लोबल्स को 1 पिंट में डालकर, जबकि अन्य प्रैक्टिशनर 2 पिंट का वहां पर 2 लीटर डाइल्यूशन का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, 60 ml। इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि बॉयल या फिल्टर या डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है। जब भी ग्लास में ग्लोबल्स डाली जाती है तो 5 मिनट के अंदर एक चम्मच के द्वारा तोड़कर मिक्स कर डाली जाती है, या कुछ समय उसको वहां पर ऐसे कैसे डिजॉल्व करने के माध्यम से बिना स्ट्रोक के वहां पर डिजॉल्व करना पड़ता है। और डिजॉल्व हो जाएगी तो वहां पर घुल जाएगी और डिफ्यूजन के प्रोसेस से पर्टिकुलरली वहां पर अपना काम करती है दोस्तों। तो ये मेटिस थ्योरी है जो पुराने समय से चली आ रही है, और आज भी बहुत सारे लोग
इस लेवल पर काम कर रहे हैं दोस्तों, जो मैटिस थ्योरी का प्रयोग करते हैं और ग्लोबल्स के रूप में मेडिसिन का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम टेबल प्रैक्टिस में करके छोड़ चुके हैं, क्योंकि मैं भी शुरुआत में बहुत मुझे कीड़ा था, मैं हर चीज को जानने की कोशिश करता हूं, तो मैंने मैटिस थ्योरी का भी उपयोग किया, लेकिन बहुत जगह पे दोस्तों मुझे भी प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, इसलिए जब मुझे सारी चीज समझ में आने लगी तब मैंने कहा यार अब तो बहुत हद हो गई, मैं अब बीएचएमएस करूंगा। मैंने फिर बीएचएमएस किया और बीएचएमएस करने के बाद ये जाना, क्योंकि 94 प्लांट हमारे होम्योपैथ में भी है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, हमने उनकी डीप स्टडी किया और वही डीप स्टडी का नमूना आपको दिखाऊंगा गुरुवार शुक्रवार को कि कैसे हमने इतना डीप स्टडी किया। ठीक है, आप नक्स भूमिका को पढ़ेंगे, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की कोई भी बुक में 10 मिनट का प्लांट है, 10 मिनट में आपको खत्म कर दिया जाता है नक्स भूमिका इतना। ठीक है, लेकिन मैं जब बताऊंगा कि नक्स भूमिका जिंदा कैसे रहता है, नक्स भूमिका का प्लांट काम कैसे करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि S1 कैसे काम करती है। ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझे बताना आप दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है जो मैंने साइकोलॉजी बताई है वो आपको समझ में आएगा। कल मैं आपको बताऊंगा ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन, इंप्यूरिटीज दूर करने का तरीका और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे की जाती है। ठीक है, बाद में सारी चीज एक एक बताऊंगा, जो न्यू कमर्स हैं उनको बहुत अच्छी चीजें एक एक करके बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। 16 महीने के कोर्स में आपका जितना भी चीज सीखने का एक उमंग है वो पूरा मैं सिखा के ही छोड़ूंगा दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई वेरी गुड क्लास सर। जी रविंदर सर, Thank you, sir. Very good, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir. sir. Thank you. Nice class, ठीक sir. है जी। क्या ये Thank you, sir. बहुत अच्छा। जी योग सर, Good evening, sir. तो आपसे जुड़ करके सर Thanks, sir. योगी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आगे बढ़ते जाइए, हमारी खुशी इसमें है। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वर्मा सर नमस्ते। Very nice class, sir. जी विनोद सर थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा सर। मैटिस जी ने सर बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है इसमें सर। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो नेचर की देन है और नेचर से ही इसको कवर किया जाता है। बिल्कुल सर, यही चीज तो समझना है ना। देखो मैंने कितना यूनिक आपको बता दिया। बिल्कुल ये चीजें क्या होता है ना, जब शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और जब आगे जाकर ग्रुप्स पढ़ेंगे, टेम्परामेंट पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आता है कि यार देखो वाकई में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहाँ जड़ से जुड़ा हुआ है, जहां से पैदा हुआ वहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज है जी। सर एक बात बताइए सर, मैटिस जी ने ये कैसे सर्च किया कि इस प्लांट में इस ऑर्गन की मेडिसिन और सर इस ऑर्गन के लिए ये एंजाइम्स की आवश्यकता है, अगर इसमें एंजाइम की कमी होगी तब ये डिजीज पैदा होगी। सर उनके यहाँ जो लोग गए हैं उनका कहना है उनके पास आयुर्वेद की भी किताबें मिली, उनके पास होम्योपैथ की तमाम बुक्स मिली, उनके पास जो केमिस्ट होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अब एक वो तो बहुत राजा आदमी थे, उन्होंने कई लोगों को रिसर्च में लगाया था, लेकिन जो थ्योरी बनाई उस थ्योरी को उन्होंने अपने किले के अंदर एक रूम में बंद कर दिया और जो भी मेडिसिन बनाते थे किसी को नहीं मालूम किस तरीके से बनाते थे। ठीक है, किसी को नहीं मालूम। ये तो जो लोग बना रहे हैं ना, ये भी किसी को शो नहीं करना चाहते हैं कि हम कैसे बना रहे, और यही वो तो रहस्य हो गया सर, रहस्य रह गया सर। बिल्कुल बिल्कुल रह गया सर। और इसी कारण आप देखो, आप खुद बोल रहे हो कि डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन बनाते थे, कुछ लोग बोलते हैं, तो आप मुझे बताओ ग्लोबल्स कैसे बनाई उन्होंने। दूसरी बात, जो इंस्ट्रूमेंट जो हॉट फर्मेंटेशन का ये जो बताते हैं ना, आप मुझे बताओ जिस समय ये हॉट फर्मेंटेशन की बात करते हैं उस समय तो होम्योपैथ में भी हॉट फर्मेंटेशन टेक्निक नहीं थी, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कहां से आ गया भाई वो इंस्ट्रूमेंट, कब से आ गया? पॉसिबल ही नहीं है। जब पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे वो इंस्ट्रूमेंट आ गया? ये तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है सर, जैसा आपने कहा। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, सर, जैसा आपने कहा अभी कि स्ट्रोक से जो है मेडिसिन की पावर बढ़ती है, इसी तरह से हमारे आयुर्वेद में जैसे कहते हैं काफी घोटने से ज्यादा घोटने से पावर बढ़ती है। तो क्या हम माने कि जो स्ट्रोक देते हैं इससे मेडिसिन की पावर बढ़ती है?
बिल्कुल सर, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत डीप में जाती है। आप सर देखो इसमें मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ना, इसलिए पावर बढ़ेगी उसकी। आप मॉलिक्यूल्स को देखो, उनके बीच में गैप होते चली जाएगी, और वो जो गैप हो जाएगा, और उसको जब आप प्रिजर्व करके दोगे ग्लोबल्स में, आप डायरेक्ट भी दोगे, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर आप इतनी चीजें काम कराते हो। आप मान के चलो, हम S1 F1 को देते ना, तो पूरा ब्रेन हमारे कंट्रोल में हो जाता है। हमको कैसे काम कराना हम करा जाते हैं, ठीक है। हमको एक्टिव करना है, हम फ्रीक्वेंटली डोज देते हैं। हमको वहां पर मीडियम काम करना है, हम कहते हैं चौथे पांचवें सातवें दिन ले लो। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, आप बहुत सिंपल काम कराना, हम कहते हैं नहीं, काम करो महीने में एक बार ले लो, ठीक है। काम करने का तरीका हमको पता होना चाहिए, और हम सीख गए। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर, हमने यही मेहनत करी पूरे 16 महीने से। 16 महीने बोला हमने, 24 महीने खत्म किया कोर्स। और आज हमारा जो लेवल है ना, आप इन्हीं सब लोगों से पूछ लो। आज संजय सर हाई पोटेंशियल, मैंने अभी संजय सर आज एक को 1000 डायल्यूशन का इंजेक्शन लगाया। आप विद इन 5 मिनट रिजल्ट आया मुझे, विद इन 5 मिनट 1000 डायल्यूशन का, ठीक है। सर हमें ये लेवल के बाद और लेवल करनी है। आप बोले ना तभी क्लास चालू किया था कि ये कि इसके बाद क्लास नहीं होंगे करके 4 मंथ के। मैडम मेरा जो है 16 महीने का क्लास है। पहले 4 महीने में प्लांट्स थेरेपी पूरा बताता हूँ इलेक्ट्रोमोपैथ का। दूसरे महीने में ब्लड, लिम्फ, टिश्यू, इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम होता है। तीसरे महीने में जो तीसरा सेम होता है, उसमें पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और जो चौथा महीना होता है, उसमें आपका जो बचे हुए एंडोक्राइनोलॉजी होता है, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हम लोग यूनिकली 16 महीने में हमारी मेडिसिन काम कैसे कर रही है, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैसे काम करता है, उसके ट्रायंगल से जो डिसीज डेवलप हो रही है, एक डिसीज का रोज प्रोटोकॉल बताएंगे और बाकी के समय में आपको पढ़ाएंगे। दोनों चीज, मतलब हम खुद डिसीज को भी समझते हैं और साथ में उस सिस्टम को समझ के जिसमें वो एनॉर्बिलिटी के कारण वो डिसीज डेवलप हुई है, और वहां इलेक्ट्रोमोपैथ के मेडिसिन क्यों, कैसे, कहाँ काम करेगी, प्रोटोकॉल बनाना आपको खुद को सीखना होता है। और वहां पर जब सीख जाते हो तो फिर आपको देने में रिजल्ट, आप देखो हमारे सीनियर फटाफट फीडबैक बताते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कर्म किया है और फल आज इनको मिल रहा है। एक प्रश्न और है सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। कि 105 स्ट्रोक दीजिए, अगर मैंने ज्यादा स्ट्रोक दे दिया तो क्या इसका कोई नुकसान? ज्यादा स्ट्रोक देने पर मॉलिक्यूल्स के जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो वो आगे के लेवल पर चला जाएगा। इसलिए कोशिश 105 स्ट्रोक से ज्यादा न दी जाए। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सर कोई बोलते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ सर। अजय सर बोलिए। सर ये मैटी वाटर क्या है सर? कर सकते हैं जी, मैटी वाटर सर क्या है? मैटी वाटर सर, मेटी वाटर यही तो है सर, 2 ग्लोबल से। नहीं ये तो अलग सर। आज एक कंपनी का लेख पढ़ा था, फेसबुक पे डाला था वही कि कुछ लोग आरओ वाटर यूज करते हैं, कुछ लोग डिस्टिल वाटर। हम अपनी मेडिसिन बनाने में मैटी वाटर यूज करते हैं, एम वाटर। सर ये केवल प्रोफेशनलिज्म का काम है, ऐसा कोई होता नहीं है, ये केवल प्रोफेशनलिज्म का काम है। अभी ब्रांड नेम होगा सर, कुछ ब्रांड नेम होगा शायद। होम्योपैथी में वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कविता मैडम, वो केवल एक हवा है, कुछ नहीं है सर। आप गर्म पानी को, ऐसा ये सब गर्म पैसा पानी कमाने को की कर बुद्धि लो, है। ठंडा ठंडा कर लो गर्म पानी को, वो यूज कर लो, वो भी काम करता है। याद रखना, वो भी काम करता आप है। एनिमल वाटर बना लो, वो हाँ। देखने लग जाएगा। सर नमस्कार सर। जी मोबे सर बोलिए। सर कोई जैसे कोई बोलते हैं, जैसे अपन स्टॉक लगा देते हैं, स्टॉक लगाने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, दूसरे दिन वो नेचुरल कंडीशन में आ जाता है, मतलब खाली डाइल्यूट फॉर्म, मतलब जो आगे बढ़ते चला जाता है। स्टॉक लगाने से तो खाली वो चार्जेस उस समय होता है बस। सर केवल एनर्जी बढ़ती है, बाकी कुछ नहीं होता है, सब घुमाने की बात है। मैंने फिजिक्स क्वांटम थेरेपी पढ़ी है, मैंने होम्योपैथ पढ़ा है, होम्योपैथ में बहुत अच्छे से पोटेंटाइजेशन पढ़ा है, डेसिमल स्केल पढ़ा है मैंने, जिसमें पाउडर को घोटा जाता है, जो सर ने कहा आयुर्वेद में वही डेसिमल स्केल है, ठीक है। 1:9 का जो रेशियो होता है ना, वही डेसिमल स्केल से लिया हुआ है। वहां पर जो बायोकेमिक रेमेडी होती है ना, वही बायोकेमिक रेमेडी में जो वही इलेक्ट्रॉन्स का, वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रोमोपैथ में किया जाता है, ठीक है।
सर मैं तो कभी स्टॉक तो कभी सर, गुड इवनिंग। मतलब मर्जी में चाहे जितना लगा हमारी देता हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कभी में 10, कभी कोई 20, खान-पान कभी की 50, स्पेशल परहेज होती है क्या सर? कैसे भी सब रिजल्ट आता है सर। केवल खटाई के परहेज करिए सर। खटाई लेने से बहुत सारे एंजाइम जो होता है उनका वर्क रिड्यूस हो जाता है, ये देखा गया है। इसलिए केवल खटाई का परहेज कराइए, बाकी किसी तरह का कोई परहेज कराने की जरूरत नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं सर 28 साल में आज तक कभी भी खटाई को छोड़कर कभी नहीं बोलता। नींबू, अचार, दही और छाछ, बस ये 4 चीज छुड़वा दीजिए आप। बराबर। बैक शेयर थैंक पे यू। सर पैरालिसिस के लेवल पे एक बाकी जो खटाई है नॉर्मल जो फ्रूट वाली खटाई है वो दे सकते सर? एक एक करके पूछिए भाई। आरती मैडम पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? जी सर। सर ये पूछना था कि क्या ये कोर्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं? मैडम कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फिजिशियन बनना चाहते हो, कॉमर्स और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत डिफरेंस है, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, हमारे एक गुरुदेव हैं, वो खुद आर्ट्स के हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नाम है उनका। ठीक है, तो कोई बड़ी बात मैंने खुद ने इलेक्ट्रोपैथी आज से 25 साल पहले किया हुआ है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, लेकिन मेरी बेटी को करवाना था। शी इज मतलब अकाउंट स्टूडेंट। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सर मैंने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज से 25 साल पहले किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हो मैडम, आप सिखा सकते हो उनको, कोई दिक्कत आज का फीडबैक है सर खटाई वाले फ्रूट, जो खटाई वाले दूसरा फ्रूट है वो दे सकते हैं सर? सर फ्रूट्स कोई भी दे सकते हो आप। फ्रूट्स नेचुरल फॉर्म में होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप जब ये जिसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है ना, वो बहुत नुकसान देता है। एसिड जिसमें होता है वो नुकसान देता है। ठीक है, फ्रूट्स जितने भी होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, मैं सब खिलाता हूँ। सर एक फीडबैक देना था सर। थैंक यू सर। आंवला वगैरह पिला सकते हैं क्या? आंवला बिल्कुल दे सकते हैं सर। मनीष सर 10,000 का सर ये पैरालिसिस के लेवल पे S1 और F1 का 1000 का इंजेक्शन बना के लगाया जाए तो अच्छे मिराकल रिजल्ट निकल सकते हैं उसके। बिल्कुल निकल सकते हैं सर, लेकिन याद रखिए वहां पर न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। न्यूट्रिशन में S1 आरी का जरूरत होगा या S5 आरी का जरूरत होगा। ठीक है फीडबैक जी बोलिए सर। डिस्टिल वाटर है सर, और एक है सर जैसे हम लेते हैं एल्कलाइन वाटर सर, जिसमें मिनरल्स होते हैं सारे अच्छी क्वांटिटी में। तो यदि दोनों में सर मेडिसिन हम बनाए, यानी कि रिजर्व करें या फिर हम स्टॉक लगा सके, तो उनमें सर क्या डिफरेंस हो सकता है? कौन सा बेटर है सर? सर जिसमें मिनरल्स कम हो वो वाला ज्यादा बेहतर काम करेगा। जिनमें मिनरल्स हो तो ऑलरेडी आपकी मेडिसिन में मिनरल्स है, अब मिनरल मिल गए तो आपको पता नहीं कौन सा मिनरल ज्यादा है कौन सा कम है, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। ठीक है, जो 6.4 से 7.5 के बीच का जो पीएच होता है ना, वो सबसे बेटर होगा सर। जी जी सर मुझे आज एक फीडबैक मिला सर। जी 10,000 डायरेक्शन कहाँ से बुलवाना बेहतर रहेगा सर? सर एक ही कंपनी बनाती है बैक पोटेंसी, पटना से, बाकी कोई नहीं बनाता, और वो भी हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने बनाया है। ठीक है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको ये बना के दीजिए, और आज वो बड़े खुश है क्योंकि उनका भी नाम हो रहा है और हम लोगों का रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो रहा है। सर हमको वाला का 1000 वगैरह कुछ हेलो सर। जी बोलिए। हेलो जयमती सर जी। जयमती दीपक सर। सर जैसे हम 19 को डेसिमल बोलेंगे तो 147 को सेंटिमल बोलेंगे क्या सर? नहीं बोल सकते सर, सेंटिमल मतलब 199। ठीक है, उसको आपको 147 ही बोलना पड़ेगा या 149 बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये एनएल सिन्हा जी की देन है। उन्होंने जब देखा था कि वहां पर जो पोटेंसी निर्धारित की जा रही थी, और जो गवर्नमेंट के लेवल पर जब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, तब वहां डॉक्यूमेंटेशन में डेसिमल वालों ने, होम्योपैथ वालों ने कमेंट्स किया था, तब उन्होंने 147 का रेशियो तय किया था। ठीक है, और कई बनाए उन्होंने, 224 का बनाया। ठीक है, और वहां पर 612 का बनाया, कई प्रकार के फार्मूलेज बनाए थे, लेकिन जब साइंटिफिक अप्रोच किया गया तो 147 को वहां पर अप्रूव किया गया, क्योंकि 147 के रिजल्ट बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे थे, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग पावर 19 से 10 गुना ज्यादा था सर। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान हो तो मैं शुरू में कहता हूं 1:9 रेशियो को उपयोग करना है, सीधे जहां न्यूट्रिशन हो ना वहां अडॉप्ट कर लो।
और जहां पर Yes, आप sir, yes. जैसे मान लो माइग्रेन में देना है तो आप 19 से करके देख लेना और 147 से करके देख लेना, आप खुश हो जाओगे जब आपने थर्ड डायल्यूशन 147 यूज किया। जब आप किसी भी हेडेक, किसी का भूत चुड़ैल उतारना है, आप थर्ड डायल्यूशन में करो और D6 में करो, बहुत अंतर आएगा आपको। जब आप थर्ड डायल्यूशन में करोगे ना 24 घंटे में रिजल्ट ले लो आप, क्योंकि आपको पता है ब्रॉडबैंड एरियाज पूरे कनेक्ट होते हैं और उन ब्रॉडबैंड एरियाज के लेवल पर वर्क करता है। तुरंत काम देखो आप, 10 मिनट में काम आपको नजर आता है, 10 मिनट में रिलैक्स होता है। आप देखो कई बार अभी हमारे ग्रुप में आपको याद हो पार्ट 4 के ग्रुप में कुछ डॉक्टरों ने डाला था, हमने S5 का 10,000 दिया, 24 घंटे में वो रिजल्ट मिला जो 12-13 साल से पीड़ित आदमी था उसको नहीं मिला था। यही तो मिरेकल मिल रहे हैं ना, यही मिरेकल मिल रहे सर मैंने लिकोडर्मा पे सिंगल डोज S5 का जी 4 बार दिया सर पेशेंट को, हाँ। लगभग 70 दीपक सर म्यूट हो गए आप। S5 का जी 10,000। S5 10,000 is a miracle protocol for any type of leukoderma in 10,000 potency। ठीक है, अगर रेगुलर दिया सर मैंने और कोई प्रोटोकॉल दिया ही नहीं था सर। आपने रेगुलर दिया या 4 डोज आपने इसी के गैप दिए। करा था? आपने रेगुलर दिया या गैप करा था? 2 महीने में सर 4 डोज। 4 डोज मतलब 15-15 दिन पे ना? जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यही तो चीज है ना, देखो आपने बेसिक चीज को समझा कि हम जब मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे तो एकाएक नहीं करना हमको। एकाएक करेंगे तो पहले क्या होगा, सफेद दाग बहुत सारे जो दबे हुए सब एकदम बाहर आ जाएंगे, और यही गलती करते हैं इलेक्ट्रोमोपैथ वाले। ठीक है, आप उसको 15 दिन में एक बार तो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चला आजा 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 आजा, आप देखो एकदम से आ जाएगा। ठीक है, मिलेनियन पिगमेंट एकाएक आना शुरू हो जाएगा। जी हेलो सर। और S5 बेन1 सर मैंने खुद एलोपेशिया पे लिया है मैंने सर। जी, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। जी विश्वास सर आप बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, हमें मेडिसिन से जैसे कौन सा कंपनी से सर मंगा लो सर मेडिसिन? सर आईडी नहीं सर। मेडिसिन बहुत सारी कंपनी है, आपको हाँ सर, एक पापेट कंपनी। ठीक है, मैं 7 कंपनी का यूज करता हूँ। ठीक है, कानपुर में मैं कानपुर से भी बुलाता हूँ NL सिन्हा जी के यहाँ से। ठीक है, दूसरा दीपक सिन्हा जी से बुलाता हूँ, दूसरा उड़ीसा से M आचार्य जी से बुलाता हूँ, तीसरा हक फार्मेसी झारखंड से बुलाता हूँ, चौथा प्रभाकर मिश्र सर के बुलाता हूँ पटना से, डॉक्टर AK सिंह पटना से उनसे भी बुलाता हूँ, अखिलेश नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के उनसे भी बुलाता हूँ। मैं 7 कंपनी की यूज करता हूँ, किसी को मैंने नाराज नहीं किया। ठीक है, सबकी मैंने रेबिसन इंडिया की मेडिसिन भी यूज किया है। ठीक है, मुझे जिसका रिजल्ट बेटर लगा मैं आज भी उनको यूज करता हूँ, ऐसा है नहीं। जिनका रिजल्ट नहीं मिला उनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर, कहाँ से मंगाई जाए बैक पोटेंसी वाली? सर बैक पोटेंसी आप AK सिंह सर के यहाँ से बुलाइए पटना से, और अगर आपको बनी हुई मेडिसिन मिलाइए थोड़ा कॉस्टली चाहिए दीपक सिन्हा के यहाँ से, और अगर बनी हुई चाहिए आपसे नहीं अवेलेबल हो सकती है सर? आपसे ना सर, मैं तो खुद बुलवा के बनाता हूँ। ओके सर, ठीक है, मेरे पास तो हमेशा आपको 450 ml 1 महीने में खत्म हो जाती है पूरी इंडिया में। जी सर सिन्हा सर की पहले तो डिस्टिल वाटर बेस होती थी, अब इस समय पता नहीं, मैं अब समय लेनी काफी दिन से। सर RS बेस है और थोड़ी महंगी, बहुत बहुत ज्यादा महंगी है। 19-20 रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की भी यूज करो। आपको अगर प्रोफेशनल यूज करना है ज्यादा क्वांटिटी में तो आप बैक पोटेंसी बुलाओ, खुद बनाओ, और अगर आपको ग्लोबल्स बेस बनाना है तो आप सीधा बना हुआ दीपक सिन्हा जी के यहाँ बुला लो, हक साहब के बुला लो, सेम काम करते हैं। 19-20 के भी अच्छे रिजल्ट हैं बैक पोटेंसी में तो। इसके गेविट के भी अच्छे रिजल्ट हैं सर बैक पोटेंसी। देखो जिसको जो जम रही है उसको वो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलता है तो हाँ, वो 30 वाली जो है वो उसी में RS में ही देते हैं, वो पेपर RS में ही देते हैं। हाथ धोता ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले से इसमें F2 का F1 की जगह पे F2 दे दिया, अच्छा रिजल्ट आ गया। F2 1000 क्या, किस चीज के लिए? F2 1000 मेरे पास था, F1 की जगह पे नहीं देखकर F2 1000 दे दिया उनको। हाँ तो बिल्कुल, फीवर तो कैसा भी उतर जाएगा, आप बिल्कुल फीवर नहीं सर, पैरालिसिस में। हाँ पैरालिसिस में भी F1 से 2 गुना ज्यादा डीप में जाकर काम करता है सर F2। जी F1 बहुत हार्ड है लेकिन F2 बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, उनका पूरा अटैक रुक गया, पैरालिसिस अटैक पूरा बिल्कुल रुकेगा। आप केवल उसके साथ मल्टीविटामिन 1 मल्टीविटामिन 2 जनरल टॉनिक S5 C3 RE चला दो। हाँ वो तो दे दिया रोज चलाने में, ये क्लिनिक का बोल रहा हूँ मैं। जैसा पैरालिसिस आया वो लोग मेरे पास आ गए इमरजेंसी में, F2 1000 दे दिया, पूरा नॉर्मल हो गया।
बिल्कुल, आप 24 घंटे में देख लो 50% रिकवरी हो जाएगी सर। यस सर हो गए, जी, थैंक यू। पर याद रखना अमजद सर, फोरहेड ऑयल का अप्लाई कराओ, स्पाइनल कॉर्ड पे ऑयल का अप्लाई कराओ। जी सर, लगाया है। रिकवरी होगा और 24 घंटे 48 घंटे में मूवमेंट करने लग जाए। टोटली नॉर्मल है सर, नॉर्मल है। सर इन लोग का ये मोबाइल नंबर अवेलेबल करा सकते हैं जो बायोपोटेंसी बनाते हैं सर? सर आप सर्च कीजिएगा, मेही लैब के नाम से है, ठीक है, मेही लैब के नाम से है। आप इनमें से किसी डॉक्टर को जानते हो इस ग्रुप में से, तो आप जो हमारे मेंबर है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है सर? जी सर। जी हेलो सर, आपने बताया S135 ड्रॉप्स और /30 पोटेंशियम 5 ड्रॉप्स को स्टमक पेन में दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो, दिन में 3 टाइम देना है। सर एक स्लैश और S1 दोनों देना है ना? बिल्कुल अल्टरनेट करके दीजिए। नॉर्मल 10 से 15 मिनट के नॉर्मल अंदर टोटल में देना है कि टोटल में देना है? जी आप किसी भी चीज में दे सकते हैं, गर्म पानी में दोगे तो ज्यादा अच्छा। जी दिव्या मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर उनको पेन के लिए गुड नाइट सर। सेकंड डाइल्यूशन दिया था सर और एनाल्जेसिक ड्रॉप दिया था फर्स्ट डाइल्यूशन में। सर उनका आया कि 10 इयर्स से उनको पाइल्स था और वो क्लियर हो गया, उनको पेट इतना क्लीन हो रहा है। तो सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने दिया पेन के लिए था और उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ऐसा कुछ है, पाइल्स वाला कोई प्रॉब्लम है उनको। 37 इयर्स में एज है उनकी और सैंगवाइन की तरफ है सर। इस एरिया में मोस्टली सबको कॉन्स्टिपेशन है, तो अभी ये बात मुझे समझ में आ गई है। बट उस समय तक तो सर ये पेन का ही सोच करके दिया था और उन्होंने खुद से फीडबैक दिया है और तो मैंने रिटर्न में मांगा है, कोशिश करूंगी कि ग्रुप में शेयर करूं। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर एक और फीडबैक मेरा भी था सर। जी सर ईयर में प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर पहले ही पेशेंट थे सर। C5G का अगर पेंट कराकर कान के पीछे और प्लग भी करा रहे हैं तो पेशेंट को एकदम से ऐसा लग रहा है उसका कान खुल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने नर्वाइन पेन दूर कर दिया ना नर्व के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कान के लेवल पर C5 और GE मैंने 10 ml लिया है सर, जो भारीपन ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। मतलब 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर ही उसमें काफी 90% आराम आ गया सर। बिल्कुल संजय सर, मतलब हमने वो मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ सर, मेरे सेल्फ को हुआ है वो। चलिए दोस्तों, और किसी को कुछ बोलना है? सर मेरा भी एक फीडबैक था सर। जी जी साहू जी बोलिए। सर मोहबे जी बोल रहा हूँ सर। हाँ मोहबे जी बोलिए। सर रात को एक पेशेंट आया सर 3 बजे रात को, 2 साल का बच्चा था जी। उसकी सर यूरिन नहीं आ रही थी, बंद हो गई थी सर टोटली। जी। तो वो असल में दिन में सोनोग्राफी करवा के वहां पर हॉस्पिटलाइज करवा के ट्रीटमेंट, उनने नली वली डालने का प्रयास भी किया, उससे बोले पानी निकाल देंगे, तो वो असफल रहे। 2 बार कोशिश की, तो फिर उनने वहां से निकल के बाहर किसको दिखाएंगे करके एक होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाए, तो उनने भी दवाई दी। तो वो 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक उनने वो दवाई दी, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। तो वो रात के 3 बजे मेरे पास में आए, तो मैंने केवल वो किडनी फंक्शन ड्रॉप दे दिया सर। मैंने कहा 10-10 मिनट में 10-10 मिनट पिलाते जाओ। तो सर वो 3 बजे आए और 4 बजे तक उनकी टॉयलेट शुरू हो गई सर बालक की। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, मतलब हम सही सीख रहे संजीवन सर, बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत जी बहुत सर। बधाई सर, बहुत बहुत सर बधाई। आप लोग के लिए सर छोटे सा ये प्रॉब्लम, मतलब ये प्रोटोकॉल होगा, मेरे लिए सर बहुत बड़ा है सर, कि जो वहां से हॉस्पिटल से आए और मेरे पास उसको आराम लगा। वेरी गुड सर। देखिए यही तो मोटिवेशन है। आप मुझे बताओ, वो पेशेंट आपका भगत है, ईज का भगत है, उसको मुंह जबानी याद रहेगा कि मैं इलेक्ट्रोमेपैथ से ठीक करा मेरे बच्चे को, ठीक है। अब वो जब भी आएगा कहीं नहीं यार सब वहां मत जा, वो इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर के पास जा, ठीक है। ये सबसे बड़ी वो जीत। सुबह सुबह मेरे पास फिर से आया सर, उसने बताया कि मेरा बालक ठीक हो गया बोले अब। वेरी गुड सर, यही तो चीज सुनने को होती है, दिल बड़ा हो जाता है सर, मजा आ जाता है। जी सर, मुझे बहुत खुशी मिली सर। जी सर आज एक पेशेंट को एब्डोमेन कंप्रेस किया, एब्डोमेन पेन हो रहा था जी, आधे 10-15 मिनट में उसको रिलीफ हो गया सर। वेरी अच्छा गुड था जी, बहुत जी बढ़िया सर। सर। अभी मैं आपको मैं बताऊंगा लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन,
और मिडिल एब्डोमेन, तीनों का स्प्रे अलग अलग बताऊंगा आपको, और इतना खतरनाक बताऊंगा आज आफ्टरनून क्लास वालों को सबको बता दिया मैंने। सर एक क्वेश्चन है सर, 6 ईयर चाइल्ड है, मेल बच्चा है सर, उसको डॉक्टर ने थायराइड का प्रॉब्लम बताया है, तो ये चीज मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही थी। 6 साल के बच्चे में थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है सर? मोटा हो रहा है क्या? सर अभी उन्होंने कॉल पे ही कंसल्ट किया था, रिपोर्ट्स पहले अभी आप शेयर पूरा करी। पूरा पूरा आप मुझे केस हिस्ट्री बताओ, तब मैं बता पाऊंगा, ऐसे ही नहीं बता पाऊंगा। पूरी ठीक है कॉल सर। हिस्ट्री चाहिए। ठीक है, वैसे हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? थैंक यू सर।